हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक सी विद ईज। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंड एस विच इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लास्ट टाइम हमने लीगल्स कवर करा था, वो भी इंपॉर्टेंट इंड एस था। एंड नाउ वी हैव कम टू मॉड्यूल 3 विच इज़ जिसमें हम फर्स्टली यही कवर कर रहे हैं, सीरीज़ में चल रहे हैं बेसिकली, राइट। तो इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करेंगे विच टॉक्स अबाउट की वेस्टेड एक्यूमुलेटेड बेनिफिट्स। तो मिस्टर राजन इज़ वर्किंग फॉर इन्फोटेक लिमिटेड, कंसिडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मैं एक मिस्टर राजन हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ इन्फोटेक लिमिटेड के लिए। मेरे को फॉलोइंग पर्टिकुलर्स क्या कंसिडर करनी है। मेरी जो एनुअल सैलरी है, आप ये मान के चलो, वो है 30 लाख रुपीज़, राइट। मेरे टोटल वर्किंग डेज हैं 2022 और 2021 में, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप कह सकते हो, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2020 में आप कह सकते हो कि 300 डेज़ मैंने वो काम करा आउट ऑफ 365 डेज़ जो भी आएगा। लीव्स जो अलाउड है मेरी उसी फाइनेंशियल ईयर में, वो है 10 डेज़ एज़ पर कंपनी पॉलिसी, ठीक है। 10 दिन की लीव अलाउड थी, मैंने 8 दिन की क्या है लीव ले ली, राइट। द अनयूटिलाइज लीव्स आर सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट। जो अनयूटिलाइज लीव है ना, मतलब जो 2 लीव हैं, वो कह रहा है क्वेश्चन कि अब मैं वो पेमेंट से क्या है सेटल करता हूँ। एंड अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड होती है। सच लीव्स टू द सब्सिक्वेंट पीरियड इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंगली। एंड सच लीव्स का कैरी फॉरवर्ड होना सब्सिक्वेंट पीरियड में वो क्या है अलाउड नहीं है, राइट। So compute the total employee benefit expense for Infotech Limited in respect of 2020 and 2021, right। तो हमें ये पता लगाना है। सो हमें बस बेसिकली एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या हैं निकालने हैं। 2020 देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में मेरा क्या क्या आता है। एक तो मेरी जो है सैलरी आएगी, एंड देन जो मेरी जो मैं अनयूटिलाइज लीव है उसकी जो मेरे को पेमेंट मिलेगी, वो दोनों चीज़ें आएंगी। वो कैश में मेरी क्या सेटल हो रही है। सो 30 लाख तो मेरे को सैलरी दे रखी है एनुअल, वो तो मेरी चार्ज होगी प्लस जो मेरा मैंने 2 डेज़ की लीव नहीं ली है, 2 डेज़ की जो लीव नहीं ली है वो भी मैं निकाल लूँगा। देखो 30 लाख की जो सैलरी है ना, वो मेरे 300 दिन काम करने पे आई है, ठीक है। तो मेरी पर डे सैलरी क्या हो जाएगी, मेरी पर डे सैलरी क्या हो जाएगी, आप 30 लाख डिवाइड बाय 300 करोगे, विच कम्स आउट टू आई वुड से 10,000 अ डे, राइट। अब 2 दिन की क्या है मैंने लीव नहीं ली थी, और जो कंपनी पॉलिसी दोबारा अलाउड भी थी, तो 20,000 मेरा क्या है, उन 2 दिनों की मेरे को पेमेंट भी क्या है मिलेगी। 30 लाख 20,000 इज़ द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो कि हम क्या है चार्ज करेंगे उस वाले फाइनेंशियल ईयर में। मिस्टर राजन इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी क्या, तो ऐसे ही हमारा 10,000 पर डे निकल के आ जाएगी, 20,000 हमारी क्या है अनयूटिलाइज हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंगली हम 30 लाख 20,000 बोल देंगे। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। मिस्टर राजन इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30 लाख फॉर 300 टोटल वर्किंग डेज, दस पर डे सैलरी वर्क्स आउट टू 10,000 पर डे। इन द ईयर 2020-2021 Mr. Rajan availed 8 out of 10 leaves allowed by the company. Accordingly, जो लीव अनयूटिलाइज हैं वो 2 डेज़ की हैं। इन लाइन विद द कंपनी पॉलिसी, इन्फोटेक पे करेगा मिस्टर राजन को अनयूटिलाइज लीव के लिए, उनकी पॉलिसी है। तो 30,000 के बनेगा फॉर द ईयर 2020-2021। सो 30 लाख इंटू 2 डेज़ की अनयूटिलाइज लीव, देन इट विल कम आउट टू 30 लाख 20,000, राइट। तो आई थिंक दिस इज ईजी। Now talking about non-vested accumulated benefits, right? So Mr. Niranjan is working for Infotech Limited. Consider the following particulars. Annual salary है 30 लाख दोनों साल की। Number of working days during the year is 300 days, 300 days. Leave allowed है दोनों साल में 10-10 लीव ली है मैंने। देखो फाइनेंशियल ईयर 2020 में और 2021 में मैंने ली है 7 डेज़ की, और फाइनेंशियल ईयर 2020
वन 2022 में लिया है 13 डेज की। सो जो लीव अनयूटिलाइज कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ईयर की वो 3 डेज की है, ठीक है, और उसमें तो कोई है ही नहीं। Based on past experience, Infotech Limited assume that Mr. Niranjan will avail the unutilized leave of 3 days of अगले साल। Infotech contended it will record 30 lakh as employee benefit expense in each of the दोनों साल में। स्टेट कर देगी यार लीव तो यूटिलाइज होनी है अगले साल। कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रपोज टू बी फॉलोड बाय Infotech Limited ऑल्सो पास जनरल एंट्रीज फॉर बोथ द ईयर्स, राइट। सो मैं कमेंट भी करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या उन्होंने सही फॉलो करा है। उन्होंने देखो उन्होंने दो चीज़ मानी है कि भाई निरंजन लिमिटेड के अजम्पशन के बेस पे कि अगर मान लो मैं इस साल लीव मिली तो मैं अगले साल सुबह लीव ले लेता हूँ मिस्टर निरंजन, राइट, इन्फोटेक के हिसाब से। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर अगले साल लीव लेनी है तो हम इसका फिर एज अ लाइबिलिटी या फिर एज अ वो क्यों शो करें करंट ईयर में, राइट। सो हमें इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना कि इन्फोटेक ने सही करा है और हमें दोनों सालों की जनरल एंट्रीज भी क्या है पास करनी पड़ेंगी। चलो फिर करते हैं। तो देखो यार इसमें ना क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ ऐसा इसमें है नहीं। देखो यार आइडियली क्या है, देखो 300 दिन मेरे वर्किंग डेज थे 2020 और 2021 के बीच में, फाइनेंशियल ईयर 2020 में, अपन ईयर 2022 में हमारे 300 दिन क्या थे, वर्किंग डे सेम थे, पर मैंने एक्चुअली जो काम करा है वो कम करा है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, राइट। तो अब इसमें क्या है कि मेरे को अब वो कह रहा है कि दोनों साल में 25 लाख रुपए रिकग्नाइज कर देता हूँ, क्योंकि इस साल की जो लीव अवेल नहीं करी निरंजन ने वो अगले साल तो क्या है कर ही लेगा। तो ये वो गलत है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यार मैंने मान लो एक साल मैंने एक 2021 था, एक तो 2021 था और एक 2022 था। 2021 में मैंने कम काम करा, सॉरी 2021 में मैंने क्या है ज्यादा काम करा एंड 2022 में मैंने क्या है कम काम करा। कैसे ज्यादा कैसे करा? मैंने 300 दिन वर्किंग थे, मैंने काम करा मैंने काम कितने दिन नहीं करा, 7 दिन नहीं करा, मतलब कितने दिन करा 293 डेज। 300 दिन इसमें भी था, मैंने काम कितने दिन करा 13 दिन नहीं करा, मतलब 280 70, राइट। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ काम कम करा है, यहाँ काम ज्यादा करा। तो जिस एक्रूअल मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस साल मैंने काम ज्यादा करा उस साल मेरे को एक्सपेंडिचर क्या है ज्यादा रिकग्नाइज करना चाहिए, और जिस साल मैंने काम कम करा यानी 2022 में काम कम करा तो मेरे को क्या है एक्सपेंडिचर कम रिकग्नाइज करना चाहिए, राइट। तो वैसे चलेगा। तो अब देखते हैं कि कैसे चले, कैसे होगा। तो उनकी जो इन्फोटेक की जो ये सोच है तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी चीज़ अब जनरल एंट्री और वैसे वो चीज़ें कैसे पास होंगी वो देखते हैं। तो एनुअल सैलरी हमें दे दी 30-30 लाख दोनों साल की, ये तो समझ आ गया होगा आपको। नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमें दे रखे हैं, ठीक है। लीव अलाउ कितनी है 10-10 दिन लीव अलाउ कर रखी है। लीव कितनी है 7 और 13 दिन। इसलिए नंबर ऑफ डेज मैंने काम करा है 290 डेज 2020-21 में करा है, 2021-22 में कितना है 287 डेज का है। एक्सपेंस प्रपोज टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना है बाय इन्फोटेक लिमिटेड 30 लाख, राइट। अब इवैल्यूएशन के बेस्ड अब निरंजन ने 6 दिन ज़्यादा काम करा है। निरंजन ने क्या है 6 दिन काम ज़्यादा करा है 2020-21 में कंपेयर टू 2021-22, ठीक है। तो मिस्टर निरंजन ने 6 दिन ज़्यादा काम करा है 2021-20 में एज कम्पेयर टू 2021-22। तो एक्सपेंडिचर क्या है? सिंस ही हैज वर्कड मोर इन 2020-21 एज कम्पेयर टू 2021-22, द एक्चुअल कॉन्सेप्ट रिक्वायर करता है एक्सपेंडिचर टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन 2020-21 शुड बी मोर होना चाहिए एज कम्पेयर टू 2022।
अगर वो दोनों साल ही 30 लाख रुपए चार्ज करेगा तो ये वॉल्यूशन होगा। अब पर डे सैलरी तो निकाल लो यार उसकी, आप 30 लाख डिवाइड बाई 300 दिन, मतलब पर डे जो उसकी सैलरी एक्रू होती है वो होती है 10,000 रुपये पर डे। अब उसने क्या है, कितने कितने दिन की लीव मेरी क्या है अनयूटिलाइज है, 3 दिन की अनयूटिलाइज है, 3 दिन क्या है अनयूटिलाइज है। तो 30,000 रुपये क्या है, मैं एज अ प्रोविजन दिखा दूंगा इस साल अगले साल का, 30 साल में एज अ प्रोविजन दिखा दूंगा इस साल अगले साल का। और देखो क्या है, तो 2020-21 में एम्प्लॉय बेनिफिट खर्चा तो आएगा ही आएगा, बैंक पैसा 30 लाख रुपए दिए हैं और लीव इनकैशमेंट का प्रोविजन बना दिया। लीव इनकैशमेंट की मैं पेमेंट नहीं करता, लीव इनकैशमेंट की 3 ईयर 30,000 रुपये का प्रोविजन बना दिया। अब अगले साल क्या हुआ, उसने देखो 10 दिन की लीव लेनी थी, इसमें उसने 13 दिन की लीव ले ली, 3 दिन की एक्स्ट्रा ले ली। तो मैं अब उसको क्या जो पेमेंट करूंगा वो करूंगा कम, राइट। और 30,000 रुपये क्या है, मैं प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट भी क्या है चार्ज, तो पेमेंट तो मैं उतनी करूंगा, पेमेंट तो मैं करूंगा 30 लाख की, बट जो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपीएनएल में क्या है खर्चा कम जाएगा और प्रोविजन भी मेरा क्या है राइट ऑफ हो जाएगा, राइट। एंड टू बैंक अकाउंट विच इज 30 लाख रुपीज, राइट। तो ये चीजें क्या हैं ऐसे होंगी। सो 3 दिन की ना उसने एक्सेस लीव यूटिलाइज कर ली थी, इसलिए उसको 30 लाख माइनस क्या है 30 दिन की 30 जो मेरी 3 दिन की सैलरी है वो लेस हो गई 30 लाख में से, क्योंकि उसने क्या है 3 दिन की लीव एक्सेस यूटिलाइज कर ली थी और मैंने वो 30,000 रुपये हैं और मेरे को उसको लीव इनकैशमेंट के भी देने थे पैसे, तो उसके साल के तो वो भी क्या है डेबिट हो गए मेरे। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन। नाउ इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं, which talks about non-vested accumulated benefits. Assume the same information, हमें assume करनी है जो illustration 2 में सिचुएशन है वही हमारी illustration 3 में भी है। Based on past experience, Infotech Limited assume करता है कि मिस्टर निरंजन अवेल कर लेगा अनयूटिलाइज लीव इसकी 2 दिन की 2020-21 की सब्सिक्वेंटली। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे इन्फोटेक लिमिटेड अज्यूम करता है कि निरंजन जो है वो अनयूटिलाइज लीव 2 दिन की क्या है सब्सिक्वेंटली क्या है अवेल कर लेगा, राइट। लेकिन 2021-22 में निरंजन ने एक्चुअली 3 दिन की लीव क्या अवेल करी है, एक्चुअली क्या है 3 दिन की लीव अवेल करी है। सो हमें बताना है क्या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा दोनों ईयर्स में और जनरल एंट्री भी पास करनी है। सो देखो यार मैं अब इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कि ये हो गया कि अब मेरे को 3 दिन का प्रोविजन नहीं बनाना, मेरे को 2 दिन का प्रोविजन बनाना, क्योंकि कंपनी ये मान रही है अगले साल में 2 दिन की ही लीव क्या है अवेल करूंगा, 3 दिन की नहीं करूंगा, राइट। सो मतलब मेरा जो प्रोविजन है 20,000 का ही बनेगा, 30,000 का नहीं बनेगा। बट अगले साल क्या हुआ, उसने 3 अब आपसे अगले साल मेरे अगले साल एक्चुअली पता चलेगा कि उसने एक्चुअली कितनी अवेल करी, तो 20,000 उसने 3 दिन की अवेल करी अगले साल की, तो 20,000 का तो मेरा क्या रिवर्स हो जाएगा एंड बाकी जो 29,80,000 है वो मैं क्या अपनी सैलरी में चार्ज कर दूंगा, वैसे चलेगा। देखो क्या है, द एक्सपेंडिचर टू बी रिकॉग्नाइज्ड विल बी एज अंडर एनुअल सैलरी 30 लाख है 30 लाख है, ठीक है दोनों ईयर्स में, वर्किंग डेज 300 है, सैलरी की कॉस्ट पर डे आप निकाल लोगे 1,000 रुपये पर डे, नंबर ऑफ डेज कितना वर्क करा उन्होंने वही 293 287। अब एक्सपेंस जो हमें रिकॉग्नाइज करना है पिछले साल का वो है 30,20,000 रुपये, क्योंकि अगर हम लीव जो अनयूटिलाइज एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज सब्सिक्वेंटली होगी उसका मैं प्रोविजन बना दूंगा। अब अगले साल मैंने 2 दिन का ही प्रोविजन बनाया तो मेरे को बेसिकली 10,000 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। एक्चुअली उसे 3 दिन की लीव है, 3 देखो डिडक्शन तो 3 दिन का ही होगा क्योंकि उसने एक्सेस क्या है लीव यूटिलाइज करी है 3 दिन की, बट 10,000 का मेरे को क्या मेरा क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मैंने गलत एस्टिमेट करा था, उसकी वजह से मेरे को 10,000 रुपये क्या है और ऐड करने पड़ेंगे, विच इज एन एडिशनल एक्सपेंस ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, राइट। तो द एडिशनल 10,000 बुक जो हमने करे हैं वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 2 दिन की जगह 3 दिन की उसने क्या है लीव यूटिलाइज कर ली, जिसका हमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है देना पड़ेगा एज पर इंडिया 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ये हमारा इंडिया मतलब इसमें 2 इंडिया लगेंगे, इंडिया 19 लगेगा एंड इंडिया
8 व्हील हमारा इसमें आ गया। जनरल एंट्री वगैरह पास कर ही दोगे, एम्प्लॉय बेनिफिट टू बैंक टू सेम जनरल एंट्री बस अमाउंट बदलेगी, सेम जनरल एंट्री बस अमाउंट बदलेगी। यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट क्या है क्रेडिट। एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा डेबिट, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्या क्रेडिट। आई थिंक आई होप दिस इज क्लियर। प्रोविजन बनाया अगले साल इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्यों करा? क्योंकि भाई हमने प्रोविजन बनाया है इसी तरह वो अगले साल क्या है 2 दिन की यूटिलाइज कर लेगा, बाकी मैं उसमें सैलरी में क्या है चार्ज कर लूँगा और 10,000 रुपये मेरे को उसमें नोट देना पड़ेगा कि मेरा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है करा है। अब इलस्ट्रेशन क्या है 4 पढ़ते हैं, विच इज सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड हैज अ हेड काउंट ऑफ 100 एम्प्लॉयज इन 2020-2021. As per the employee policy, the employees are entitled to 30 casual leaves, out of which 10 casual leaves may be carried forward to the next year. तो इस कंपनी में 100 एम्प्लॉयज का हेड काउंट है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ठीक है। As per the employee policy, the employees are entitled to 30 casual leaves, out of which 10 casual leaves may be carried forward to the next year. 30 casual leaves मेरे को अलाउड है, इसमें से मैं 10 casual leaves क्या है कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ अगले साल, और 10 सिक लीव अलाउड है, जिसमें 2 सिक लीव में क्या है कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ एज पेड लीव, ठीक है। तो देखो 30 तो कैजुअल लीव है, 30 तो क्या है कैजुअल लीव है, इसमें 10 तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, 10 क्या है सिक लीव है, इसमें 2 सिक लीव मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, 40 क्या है टोटल लीव है, 12 लीव क्या है मैं टोटल कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। 31 मार्च 2021 जो एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट है इज 5 days पर एम्प्लॉय फॉर कैजुअल लीव एंड 1 day पर एम्प्लॉय फॉर सिक लीव। मतलब जो एवरेज उन्होंने निकाला है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो एक एम्प्लॉय की जो कैजुअल लीव है वो 5 अनयूटिलाइज रहती हैं, 1 सिक लीव अनयूटिलाइज रहती हैं ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज ये पाया गया कि नंबर ऑफ सच एम्प्लॉयज जो कि सच कैजुअल लीव क्लेम करेंगे वो 30 है एंड 10 एम्प्लॉयज जो क्लेम करेंगे सिक लीव है, ठीक है। सो कंप्यूट द लायबिलिटी टू बी recognized in respect of sick leave and casual leave by the entity at the end of the financial year 2020 and 2021। तो हमें लायबिलिटी निकालनी होगी सिक लीव के रिस्पेक्ट में रिकग्नाइज की जाएगी एंड कैजुअल लीव के रिस्पेक्ट में रिकग्नाइज की जाएगी एंटिटी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में क्या है के एंड में। सो डेटा हम जो यार डेटा ये कहता है कि 100 एम्प्लॉयज है कंपनी में, 40 में लीव देता हूँ, 12 लीव्स में कैरी फॉरवर्ड करने देता हूँ, एवरेज अनयूज एंटाइटलमेंट है 5 दिन पर एम्प्लॉय कैजुअल के लिए, 1 दिन पर एम्प्लॉय सिक के लिए। दूसरा ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि 30 एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो कि कैजुअल लीव क्लेम कर रहे होंगे एंड 10 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो सिक लीव क्लेम कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमें लायबिलिटी निकालते हैं। सो देखो यार इसमें ना बस यही समझने वाली बात है कि हमें अनयूटिलाइज निकालनी है, ठीक है। और अनयूटिलाइज जो है उसकी लायबिलिटी हमारी क्या बनेगी, वही हमें लायबिलिटी क्या है बुक्स में बतानी है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 की। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ वो ये है कि अब हमें क्वेश्चन में रखा है 30 एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो कि सर्च कैजुअली अवेल कर रहे होंगे मतलब जो मैं ऊपर डेटा दे रखा है ना कि 5 अनयूज रहती हैं, तो ये 30 क्रेडिट बता रखा है, मतलब बाकी सारे क्या है अवेल कर लेंगे, हम ये मान रहे हैं। जो 70 एम्प्लॉयज बचे वो सारी कैजुअल लीव्स क्या है अवेल कर लेंगे, और 10 एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो कि एक सिक लीव क्या है अवेल
नहीं करेंगे, एक सिक लीव क्या है अवेल नहीं करेंगे, तो हमें इनकी ही लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी, राइट। तो उसके हिसाब से करते हैं क्वेश्चन। लीव इंटाइटलमेंट कितनी है? 30 दिन 10 दिन, पता है कैजुअल सिक का। कितनी परमिसिबल है? 10 दिन 2 दिन, पता है ये भी। कितनी एवरेज लीव अनयूटिलाइज है? 5 दिन 1 दिन, राइट यार, समझो। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं? 30 और 10। लाइबिलिटी कितनी बनेगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, देखो लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू एवरेज लीव्स अनयूटिलाइज। तो 30 मेरे एम्प्लॉयज हैं, 5 दिन क्या है अनयूटिलाइज है, तो 150 दिन की सैलरी की इक्विवेलेंट क्या है? मैं 150 दिन की सैलरी की इक्विवेलेंट क्या है? मैं बुक करूंगा अपनी कैजुअल लीव का खर्चा प्रोविजन, और 10 दिन की सैलरी की इक्विवेलेंट क्या? सिक लीव का मेरा प्रोविजन बुक होगा, राइट। So the entity will recognize the liability in the books equal to 150 days of paid casual leave and 10 days of paid sick leave, right? So ऐसे मेरी चीज़ें क्या हैं चलेंगी, okay? So I hope you understood it. So an entity has 100 employees who are each entitled to 10 working days of paid sick leave for each year. एक एंटिटी के पास 100 एम्प्लॉयज हैं जो कि 10 वर्किंग डेज ऑफ पेड सिक लीव के क्या इंटाइटल्ड हैं हर साल। अनयूज्ड सिक लीव में भी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। जो अनयूज्ड सिक लीव है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो 100 एम्प्लॉयज हैं मेरे पास जो कि हर who are each entitled to 10 working days of paid sick leave for each year, ठीक है। So 100 एम्प्लॉयज हैं और हर एक एम्प्लॉय क्या है 10 वर्किंग डेज ऑफ पेड सिक लीव की क्या है इंटाइटल्ड है। who are each entitled to 10 working days of paid sick leave for each year। तो चलते हैं 100 एम्प्लॉयज 10 वर्किंग डेज क्या है मुझे सिक लीव फॉर ईच ईयर आई गॉट। अनयूज्ड सिक लीव में भी कैरी फॉरवर्ड करी जा सकते हैं फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सिक लीव इज टेकन आउट ऑफ द फर्स्ट आउट ऑफ द करंट ईयर की इंटाइटलमेंट में से, and then out of any balance brought forward from the previous year on a LIFO basis। So employees हैं जो कि 10 वर्किंग डेज की पेड सिक लीव के लिए क्या है हर एक इंटाइटल्ड है। जो अनयूज्ड सिक लीव है मेरी वो 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है मैं मे बी कैरी फॉरवर्ड क्या है कर सकता हूँ, मे बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। सिक लीव ली जाती है फर्स्ट करंट ईयर के इंटाइटलमेंट में से, एंड देन कोई भी जो बैलेंस है जो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड करा है पिछले साल से वो भी लिफो बेसिस पे। 31 मार्च 2021 को जो एवरेज अनयूज्ड इंटाइटलमेंट है वो 2 डेज है पर एम्प्लॉय। 31 मार्च 2021 पे जो एवरेज मेरा अनयूज्ड इंटाइटलमेंट है वो 2 डेज है पर एम्प्लॉय। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि सिर्फ 20% एम्प्लॉय एक दिन की फ्रॉम देयर कैरिंग फॉरवर्ड लीव क्या है यूज करेंगे। सैलरी पर डे मेरे को दे 2500 रुपये। हमें एक्सपेंस निकालना है इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एक्सपेंसेस if they are assumed to be vested short term compensated expenses and if they are assumed to be non vested short term compensated expenses, right? So करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। तो अगर वो वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड बेसिकली क्या है एक्सपेंसेस हैं, तो 100 एम्प्लॉयज़ हैं और 2 दिन की मेरी क्या है वो ऑन एन एवरेज क्या है अनयूज रहती हैं सिक लीव और 2500 रुपये पड़ेगी क्या है सैलरी निकाल लोगे आराम से।
100 × 2 दिन की वो अनयूज रहती है, 2,500, देन 5 लाख रुपये आपका निकल के आ गया। अगर नॉन वेस्टेड है तो 100 एम्प्लॉय था, 20% ही, 100 में से 20% ही मेरे क्या हैं, एक दिन, वो भी एक दिन की क्या है लीव यूज़ करेंगे, और 2,500 रुपये पड़ेगी सैलरी, तो 50,000 रुपये निकल के मेरा क्या है आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो आप आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 6 पे। Acer Limited has 350 employees, same as a year ago. The average staff attrition rates observed during past 7 years represent करता है 6% पर annum, ठीक है। तो 6% ऑन एवरेज से एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं। Acer प्रोवाइड करता है फॉलोइंग बेनिफिट सारे उसके एम्प्लॉयज को। क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो? पेड वेकेशन है 10 days पर ईयर की, रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ क्या हायरिंग। मतलब इनको डेट ऑफ हायरिंग से मतलब नहीं है, 10 दिन 10 days पर ईयर की क्या है पेड वेकेशन रहेगी, रिगार्डलेस उनकी डेट ऑफ हायरिंग जो भी है। कंपेंसेशन फॉर पेड वेकेशन क्या है 100% ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी, एंड अनयूज्ड वेकेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 year, राइट। 10 दिन की पर ईयर रिगार्ड पेड वेकेशन है रिगार्डलेस फॉर डेट ऑफ हायरिंग। कंपनसेशन जो है पेड वेकेशन की वो 100% है एम्प्लॉय की सैलरी की, एंड अनयूज्ड वेकेशन कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती है 1 year के लिए। As on 31st March 2021, unused vacation carry forward was 3 days per employee. 31st March 2021 को जो unused vacation है carry forward करी वो 3 days की थी पर employee की। Average salary 15,000 रुपये per day, and accrued expense से unused vacation के 2020 और 2021 में वो कितने 65 लाख रुपए के। During 2021-2022 employee ने 9 दिन ऑफ vacation लिए एवरेज पे। सैलरी जो इंक्रीज है वो 2021-22 में 10% है। एनालाइज हाउ वुड एसर लिमिटेड रिकॉग्नाइज करेगी लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस फॉर दीज बेनिफिट्स एज ऑफ 31st March 2022। पास करो जनरल एंट्री टू शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। तो इसको भी करते हैं फिर। सो चलो भाई सॉल्यूशन शुरू करते हैं जो हम लोग कर रहे थे, राइट। तो हम लोग थे आई थिंक ऑन दिस क्वेश्चन रेजोल्यूशन नंबर 6 पे थे हम, राइट। तो देखो यार इसमें ना हमें क्या है हमें निकालना है कि कितनी एसर लिमिट लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज करेगा एंड एक्सपेंसेस इन बेनिफिट्स के 31st March 2022 को, और हमें जनरल एंट्री पास करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को क्या करने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है। सो अब आप इसमें देखो, ये देखो कि 300-350 एम्प्लॉयज से एसर लिमिटेड में 350 क्या थे एम्प्लॉयज थे, मतलब जो मेरी कंपनी है उसमें 350 एम्प्लॉयज हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 350। 6% क्या है स्टाफ छोड़ के चला जाता है, 6% क्या है स्टाफ छोड़ के चला जाता है। एट्रिशन कितना है ओके। सो ये क्या है अभी करेंटली 350 एम्प्लॉयज है, और 1 साल पहले भी 350 एम्प्लॉयज थे, लेकिन 1 साल पहले 350 एम्प्लॉयज थे उसमें 6% स्टाफ छोड़ के चला गया, और उसके बाद फिर हमने फिर से उतने स्टाफ क्या हायर कर लिया, हमारे 350 ही हो गए, राइट। तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये। अब जो हमारे पास पेड वेकेशन है वो 10 days पर ईयर है रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग। जो पेड वेकेशन है वो 10 days, मतलब 10, क्योंकि कुछ कंपनीज में होता है प्रोराटा बेसिस पे होती है लीव प्रोवाइड होती है, बट यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमारी 10 दिन पर ईयर की क्या है हायरिंग लीव देते हैं पेड वेकेशन।
कंपनसेशन जो है मेरी पेड वेकेशन की, कंपनसेशन जो है पेड वेकेशन की वो 100% है इसकी एम्प्लॉय की सैलरी की, ठीक है। पेड वेकेशन की जो कंपनसेशन है वो 100% है एम्प्लॉय सैलरी की। एंड अनयूज वेकेशन कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती है फॉर 1 ईयर। अनयूज वेकेशन क्या है, वो कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। और कंपनसेशन मेरे को ये पूरी मेरी 100% ऑफ सैलरी देते हैं एक दिन की। और 31 मार्च 2021 को जो अनयूज वेकेशन है जो कैरी फॉरवर्ड हो गई 3 डेज पर एम्प्लॉय है एवरेज पे, ठीक है। पिछले साल इतना दे रखा है हमें। एवरेज सैलरी 15,000 पर डे दे रखी है। और एक जो एक्यूट एक्सपेंस दे रखा है पैसा, मतलब 65 लाख रुपए एक्यूट एक्सपेंस तो क्या है, पेड हो जाएगा मेरा इस साल, ठीक है। और मुझे अगले साल का इनको बताना है कैसे यार हमें बुकिंग करनी पड़ेगी। 21-22 में क्या है, 9 एम्प्लॉयज ने वेकेशन लिया ऑन एन एवरेज। सैलरी तो इंक्रीज हुई है, वो 10% की हुई है, मतलब 15,000 से मेरी सैलरी कितनी हो गई, 15,000 सैलरी हो गई 16,500, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सो वो एम्प्लॉयज बताओ जो कि पूरे साल सर्विस में रहे। वो मेरे थे, वो मेरे थे 350 माइनस 6% विच कम्स आउट टू 21। तो 350 में 21 में माइनस कर दूंगा। तो 329 एम्प्लॉय ऐसे थे जो पूरे दिन क्या रहे, ऐसे रहे। उसके बाद मैंने 21 एम्प्लॉयज क्या है और हायर कर लिए, ठीक है। तो यार मेरी पहले बताओ अनयूज वेकेशन कितनी है, 3 दिन पर एम्प्लॉय की मेरी अनयूज वेकेशन है। और मैं कितनी मिली हुई है, 10 दिन की मैं ले सकता हूँ और 3 दिन की अनयूज है। और एवरेज वेकेशन जो मैंने अवेल करी है 2021-22 में वो 9 दिन की करी है, ठीक है। तो क्या हुआ इससे, 4 दिन की मेरी क्या है पर एम्प्लॉय की अनयूज वेकेशन क्या है, निकल के आ गई। 4 दिन की क्या है पर डे पर एम्प्लॉय क्या है, अनयूज वेकेशन क्या है, निकल के आ गई। अब वो नहीं, देखो यार अब इसमें क्वेश्चन में साफ साफ ये चीज बताई गई है। देखो पिछले साल की मेरी वेकेशन थी ना, मेरे को 31 मार्च 2022 का बताना है कि हमें कितनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करनी है 31 मार्च 2022 को। अब 31 मार्च 2021 को इन्होंने हमें ये बोल रखा है 31 मार्च 2021 को मैंने पिछले साल की 3 दिन पर एम्प्लॉय की अनयूज वेकेशन कैरी फॉरवर्ड करी है। पिछले साल की 3 दिन पर एम्प्लॉय की अनयूज वेकेशन क्या है, कैरी फॉरवर्ड करी है। तो पिछले साल के 3 दिन की तो मैं क्या है लायबिलिटी तो बनाऊंगा ही। अब इस साल क्या हुआ, इस साल एम्प्लॉय ने 10 में से 9 दिन की छुट्टियां ली हैं, 1 दिन की छुट्टी नहीं ली, 1 दिन की क्या है छुट्टी नहीं ली। तो 1 दिन का प्रोविजन इस साल का बनेगा, राइट। तो टोटल प्रोविजन कितने दिन का बना, 3 दिन पिछले साल का, 1 दिन इस साल का, तो ये 4 दिन का आ गया। 4 दिन का क्या है पर एम्प्लॉय मेरा आ गया। अब मेरे पूरे साल कितने टोटल एम्प्लॉयड थे, वो मेरे थे 350 इंटू 94 मतलब 329 एम्प्लॉयज। तो आप 329 इंटू क्या कर दोगे, 329 क्या कर दोगे आप इंटू 4 डेज पर एम्प्लॉय कर दोगे, तो आपका 1316 क्या है मैन डेज निकल के आ जाएगी। इतनी इक्विवेलेंट सैलरी आप क्या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे। अब न्यू कमर्स की बात करते हैं तो 6% 21 एम्प्लॉयज जो न्यू कमर्स थे मेरे, ठीक है। सो अब जो न्यू कमर्स है ना, देखो यार वो पिछले साल मेरे एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे, इसी साल आए हैं। तो उन्होंने 10 में से 9 छुट्टियां ली हैं, 3 दिन की जो छुट्टियां थी उसे 329 एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने काउंट करी है। बट जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं मेरी कंपनी में, उनके लिए तो मैं इसी साल का देखूंगा। और इस साल का मेरा कितना निकल के आ रहा है, 1 दिन पर एम्प्लॉय छुट्टी, राइट। 3 दिन वाली मैं इसमें काउंट नहीं करूंगा क्योंकि वो पिछले साल मेरे उसमें क्या नहीं थे। सो एवरेज सैलरी पर डे निकल के मेरी इसकी भी निकल के आ जाएगी 21 मैन डेज। तो मेरे टोटल मैन डेज 1337 मैन डेज हो गए।
और 16,500 की ऑन एन एवरेज पर एम्प्लॉय की सैलरी है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप 1337 मैंडेज इंटू 16,500 तो आपका 3, 4, 5, 6, 7 2,20,00,000 तक का आपका ये क्या है 2,20,60,500 इतना आपका क्या है प्रोविज़न निकल के आ जाएगा। और अनयूज वेकेशन का आपको पिछले साल का प्रोविजन दे रखा है 65 लाख रुपए। पहले तो आप 65 लाख रुपए क्या है पे कर दोगे प्रोविजन फॉर लीव इन कैशमेंट टू बैंक टू कैश बैंक, ठीक है। पिछले साल की लाइबिलिटी बेस करो पे करोगे, फिर इस साल की लाइबिलिटी क्या रिकग्नाइज करोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर लीव इन कैशमेंट 2,20,00,000 2,20,00,000 के हिसाब से, ठीक है। आई होप इज अंडरस्टूड। देखो इसमें ना मैं आपको कल समराइज करूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बस इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था कि हमें ना ओल्ड कॉर्नर और न्यू ओल्ड कमर मतलब ओल्ड कॉर्नर और ओल्ड एम्प्लॉयज़ एंड न्यू कमर्स उन दोनों को सेग्रीगेट करना था, उसके हिसाब से हमें मैंडेज निकालने थे। अब बच्चे वहाँ गलती करेंगे न्यू कमर्स वाले केस में। अब वो क्या करेंगे कि न्यू कमर्स में देखो 1 दिन की तो मेरी इस साल की है ही और 3 दिन वाली भी न्यू कमर्स में ले लेंगे, तो जो कि गलत है क्योंकि वो तो एम्प्लॉयज़ थे ही नहीं ना। या हो सकता है बच्चे ये गलती करें कि हो सकता है कि जो ओल्ड मेरे एम्प्लॉयज़ थे उनके केस में 3 दिन काउंट ही ना करें, वो 1 दिन का ही प्रोविज़न बना दें, दोनों के केस में 1 दिन का बना दें एंड प्रोविज़न बुक कर दें। तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है। आई थिंक बाकी ये क्वेश्चन इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट नहीं था। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। थैंक यू। चलो आगे यार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 पे आ जाते हैं। सो इलस्ट्रेशन 7 हमें बोल रहा है कि लक्ष्मी मिल्स इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी एंड हैज़ रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 200 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। सो लक्ष्मी मिल्स एक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है और 200 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने क्या है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्या है रिपोर्ट करा है, ठीक है। ओके अंडरस्टूड। तो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और पे करता है 5% एज इट्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉयज़ इफ़ दे कम्प्लीट 1 ईयर विद द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने 1 साल कंप्लीट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगर मैंने कंप्लीट कर लिया मतलब बेसिकली 1 साल कंप्लीट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मैं क्या है 5% अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है एम्प्लॉयज़ को पे कर दूंगा। अब इस प्लान के अंदर एक एंटिटी एक ऑब्लिगेशन के अंदर है टू पे इफ द एम्प्लॉय कंप्लीट अ स्पेसिफाइड पीरियड विद द ऑर्गेनाइजेशन। सो इस प्लान के अंदर देखो एंटिटी ऑब्लिगेशन में है यार एम्प्लॉय अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या पेमेंट करनी पड़ेगी। Lakshmi Mills has estimated due to staff turnover in the organization, the estimate payout would be 4.5%. स्टाफ टर्नओवर की वजह से जो पे आउट है मेरा 5% की जगह कितना हो जाएगा 4.5% हो जाएगा। तो लाइबिलिटी एक्सपेंस निकालना है मेरे को, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस टू वही लाइबिलिटी कितनी होगी मेरी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 200 करोड़ का मैं इतना निकालूंगा 4.5%, which comes out to 9 करोड़, which comes out to 9 करोड़। The company shall recognize the liability and expense of amount of 9 crores for the financial year 21-22. I think this is a simple question and ऐसे क्वेश्चन कभी क्वेश्चन में आएंगे भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते। Illustration 8. A Limited has 350 employees, same as a year ago. The average staff attrition rates as observed during past 10 years represent 6% per annum. वही 6% का टर्नओवर मतलब बेसिकली 21 एम्प्लॉय क्या है छोड़ चले गए, मतलब बेसिकली वही देखो सेम क्वेश्चन वही दे रखा है हमें। आप ये आप देख सकते हो एनुअल बोनस हमें दे रखा है ड्यूरिंग 10 years का। एसर पेड बोनस टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज हु वर इन सर्विस ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। एसर ने बोनस पे करे हैं सारे एम्प्लॉयज के जो कि सर्विस में थे एंटायर फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरिंग। बोनस जून में पे करे गए फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर एंड। बोनस क्या है मैंने जून में पे करे फाइनेंशियल ईयर एंड के होने के बाद। अमाउंट जो बोनस का था 21-22 का जो हमने जून में पे करा है वो रिप्रेजेंट करता है 1,25,000 क्या पर एम्प्लॉय, 1,25,000 क्या पर एम्प्लॉय। बोनस का जो अमाउंट है ना, बोनस का जो अमाउंट है वो मैंने 1,25,000 का पे करा है, एक एम्प्लॉय का 1,25,000 क्या है पे करा है। अब एसर जो लिमिटेड है वो यूज है कि वो इंक्रीज कर सकती है अमाउंट ऑफ बोनस बेस्ड ऑन ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट which is 8.5% for 22-23। जो ये कंपनी है ये यूज थी वो इंक्रीज करती है अमाउंट ऑफ बोनस बेस्ड ऑन ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट, ये 8.5% का था फॉर 22-23। ऑल्दो देयर वाज नो, हालांकि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी बट ठीक है हम जो प्रैक्टिस थी। डिटरमाइन हाउ एसर लिमिटेड वुड रिकॉग्नाइज लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस फॉर द एम्प्लॉयज
बेनिफिट एज ऑफ 31 मार्च 2023 जनरल एंट्री पास हमें पास करनी है, ठीक है। सो बोनस हमने कितना पे करा है, बोनस पे कितना करा है, कितने 1,25,000 पर एम्प्लॉय पे करा है, हमें दे रखा है जून 2022 में। अब बोनस मेरे कितने परसेंट से बढ़ेगा, 1,25,000 पर एम्प्लॉय इंटू 1,25,000 को मैं 108.5% से क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या है नया बोनस आ जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे ड्यूरिंग द होल ईयर, तो मेरे 329 एम्प्लॉयज थे, तो प्रोविजन तो मैं क्या है निकाल ही लूंगा, प्रोविजन तो क्या है मैं निकाल ही लूंगा। कितने मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टाफ थे एक्टिव इनटू जितना मेरा बोनस क्या है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद क्या है निकल के आया, तो उससे मेरी क्या निकल जाएगी प्रोविजन लायबिलिटी निकल जाएगी, एंड एक्सपेंस को मैं बुक कर ही लूंगा अपनी बुक्स में, which comes out to 4,40,20,625। So provision for bonus for 22-23 is employee benefit expense मेरा डेबिट होगा, खर्चा है, and provision क्या है क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है। It is given that the company is under no legal obligation to increase the bonus by the official inflation rate। ये दिया गया है, कंपनी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं है कि वो बोनस बढ़ाएगी ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट से। However, the company has been increasing the bonus by the inflation rate over the past years। लेकिन कंपनी बोनस इंक्रीज कर रही है इन्फ्लेशन रेट से over the past years। This has given rise to a constructive obligation। कहीं ना कहीं इससे constructive obligation का क्या है राइज हो गया है हमारी कंपनी के लिए। Informal practices such as these give rise to a constructive obligation। Informal practices जैसे ये है, ये constructive obligation को राइज देता है whether entity has no realistic alternative but to pay employee benefits, right? Accordingly provision made करना पड़ेगा for the amount considering the inflation rate। मेरे को तो भाई इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट करके, क्योंकि अगर पॉलिसी है तो पे करना पड़ेगा ना। अब लीगल ऑब्लिगेशन सुनिए ना, हर बार लीगल ऑब्लिगेशन होगी जब मैं पेमेंट करूँगा, पैसे तो कंपनी को निकालने पड़ेंगे भाई, निकालने पड़ेंगे, समझो। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन 9 पे आते हैं। इससे पहले हम समझते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या डिफरेंस होता है। ये वाली टेबल एक बार समराइज करके पढ़ लेते हैं। एंटिटी ऑब्लिगेशन, देखो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या होता है, लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है अमाउंट तक, ठीक है। मतलब बेसिकली मान लो मैं पीएफ में डाल रहा हूँ तो बेसिकली बस मेरी अमाउंट तक ऑब्लिगेशन है कि वो 12.5% इतना मेरे को क्या पे करना है फंड में, बाकी एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो कंपनी के हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में। मतलब जैसे ही मैंने अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दी अपनी लिमिटेड, उसके बाद मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बची, क्या है नहीं बची, करेक्ट। तो दिस इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। तो जो एंटिटी की लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है वो लिमिटेड टू द अमाउंट दैट इट एग्रीज टू कंट्रीब्यूट टू द फंड, द एंटिटीज लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट दैट इट एग्रीज टू कंट्रीब्यूट टू द फंड। अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है कि कंपनी की ऑब्लिगेशन है, हमें कंपनी की ऑब्लिगेशन ऑफ एग्रीड बेनिफिट्स को अप्लाई करें करंट फॉर्मर एम्प्लॉय। रिस्क बीआरआर कौन है, रिस्क बीआरआर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में डीसीबी में रिस्क बीआरआर कौन है, एम्प्लॉय है, रिस्क बीआरआर कौन है, एम्प्लॉय है। बट डीबीपी में डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या है, एक्चुअल रिस्क भी मेरे ऊपर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट रिस्क भी मेरे ऊपर आ रहा है। एम्प्लॉय का उसमें कोई स्टेक नहीं है, एम्प्लॉय को तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा, अब चाहे मैं लॉस में ही ना डूब जाऊं। ऑब्लिगेशन में चेंज, जनरली कोई चेंज नहीं होता कंट्रीब्यूशन एंटिटी के, इज मेड एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंस, नहीं जनरली अनटिल अनलेस लॉ रेगुलेशन ना चेंज हो जाए। अगर एक्चुअल और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस आर वर्थ देन एक्सपेक्टेड एंड एंटिटी ऑब्लिगेशन में भी इंक्रीज भाई देखो मैंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, गलत जगह पैसा डाल दिया एम्प्लॉय का, जो मैंने फंड बनाया था, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई मान लो मैं एक फंड अलग बना रहा हूँ जिसमें मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या है, एम्प्लॉय का इन्वेस्ट कर रहा हूँ ग्रेचुइटी का, मान लो कि मैंने एक्सपेक्टेशन निकाली इतने एम्प्लॉय 5 साल के बाद क्या है छोड़ के जाएंगे, तो उस हिसाब से मैंने ग्रेचुइटी की फंड बना लिया एंड वही फंड मैंने म्यूचुअल फंड से मैं लगा रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब हो सकता है म्यूचुअल फंड डूब जाए, वो म्यूचुअल फंड तो डूब भी सकता है, थोड़ा ना कि वो ग्रो ही करेगा, शेयर सारे डूब गए म्यूचुअल फंड के जो एंटर थे, तो क्या हुआ इससे, भाई एंटिटी का रिस्क बढ़ गया ना, एंटिटी लॉस में चल रही है, एंटिटी ने 100 करोड़ रुपए लगाए थे और वो पैसा रह गया 75 करोड़ रुपए, 25 और अब 5 साल उतने ही 5 साल के 100 करोड़ रुपए पे करने हैं,
तो 25 करोड़ तो एनडीडी को अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे ना, 25 करोड़ तो मेरे को अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे ना, तो ये समझो ना। तो ऑब्लिगेशन किसकी रही, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिस्क एक्सपीरियंस किसका रहा, एनडीडी का रहा। Determination of the amount of post-employment benefits. The amount of the post-employment benefits assessed by the employee is determined by the amount of contribution paid by an entity and employee as well, right? जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का जो अमाउंट है जो रिसीव करा है एम्प्लॉय ने, वो डिटरमाइन करा जाता है अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन से जो कि पे करा है एंटिटी ने और एम्प्लॉय ने एज वेल। बट प्री डिटरमाइंड एग्रीड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आर रिसीव बाय द एम्प्लॉय, उसमें प्री डिटरमाइंड होते हैं, राइट। अब इलस्ट्रेशन लाइन पे आते हैं। कंपनी पेज ईच एम्प्लॉय अ लमसम वन टाइम बेनिफिट अपॉन रिटायरमेंट। एक कंपनी हर एक एम्प्लॉय को लमसम वन टाइम बेनिफिट पे करती है रिटायरमेंट पे। दिस बेनिफिट इज computed based on the employee's year in service in the company and the final salary prior to the retirement, right? So ये कंपनी क्या है, हर एक एम्प्लॉय को लमसम वन टाइम मैं पेमेंट कर रहा हूँ, बेनिफिट पे कर रहा हूँ रिटायरमेंट पे। ये बेनिफिट क्या है, कंप्यूट करा जाता है बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय की कितने सालों से सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी में, एंड द फाइनल सैलरी प्रायर टू रिटायरमेंट। और मेरी कितनी सैलरी के रिटायरमेंट से पहले मेरी कितनी सैलरी थी उसके बेसिस पे भी क्या है अमाउंट, दिस बेनिफिट क्या है कंप्यूट करा जाता है। अब टू कवर इट्स लायबिलिटीज फ्रॉम दिस रेम्यूनरेशन, इस लायबिलिटी को कवर करना है इस रेम्यूनरेशन से, कंपनी कंट्रीब्यूट करती है 3% ऑफ एनुअल ग्रॉस सैलरीज टू द फंड। अब अगर मेरे को लायबिलिटी कवर करनी है रेम्यूनरेशन से, कंपनी कंट्रीब्यूट करती है कितना, 3% किसका, एनुअल ग्रॉस सैलरी का, किसको, फंड को। टू कवर इट्स लायबिलिटीज फ्रॉम दिस रेम्यूनरेशन the company contributes 3% of annual gross salaries to this fund। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है या डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। तो देखो यार इस केस में ना डिफाइंड बेनिफिट क्या है, प्लान है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो लायबिलिटी है, कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन का मेरे बेसिकली अमाउंट है वो मेरे ऊपर ही आ रहा है। एक्चुअल कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस का जो रिस्क है वो भी मेरे ऊपर ही, कंपनी के ऊपर ही क्या है। Although the company pay contribution to fund to cover its salary, amount of remuneration is determined in advance, and company will have to carry the risk in case the funds are not sufficient to cover the remuneration in full। अगर इन केस वो फंड डूब गया, फंड में कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, पैसा कोई लेके भाग गया, तो लायबिलिटी अल्टीमेटली इसकी होगी कंपनी की, और कंपनी को तो पैसा क्या है, पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, प्लान है। In accordance with applicable legislation, in accordance with applicable legislation, company contribute करती है 12%, employer contribute करता है 12% of the annual gross salary to the provident pension fund। अब जहाँ provident pension fund है और defined contribution में तो क्या हो गया, प्लान हो गया, क्योंकि यार कंपनी का जो लिमिटेशन है वो 12% का, 12% का कंट्रीब्यूट होने वाली कंपनी कोई लायबिलिटी नहीं रहती, वो सरकार की लायबिलिटी है, सरकार का सरदर्दी है, कहाँ वो जमा कराएं, कहाँ वो इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें एम्प्लॉय को पे, वो सरकार का ही लेन देन है, कंपनी को उससे क्या है मतलब नहीं है। तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, प्लान हो जाएगा। फिर पढ़ लेना मेरा क्वेश्चन। अपॉन रिटायरमेंट द एम्प्लॉय विल गेट द एक्यूमुलेटेड बैलेंस दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड द एवरेज सैलरी फॉर पास्ट 15 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट। पेंशन विल बी पेड आउट ऑफ द स्टेट फंड एसेट्स, स्टेट के फंड एसेट्स के आउट से हमारी क्या है, पेंशन पे होंगी, एंड कंपनी की कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है एक्सेप्ट टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। एनालाइज करो क्या एक ऑब्लिगेशन, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है या डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है। ऑल्दो एम्प्लॉयज पेंशन इज डिटरमाइंड इन एडवांस बाय द फॉर्मूला एंड दस एम्प्लॉय नाइदर कैरी एक्चुअल नॉर इन्वेस्टमेंट, कंपनीज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन टू द फंड। इन दिस केस पेंशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट फंड व्हिच कैरी ऑल द रिस्क। तो ये तो बताइए आपको, स्टेट फंड के उससे ही पेमेंट होगी, कंपनी का कोई फंड है ही नहीं, तो कौन रिस्क कैरी आउट कर रहा है, किसकी लायबिलिटी होगी, अल्टीमेट सरकार की होगी, स्टेट की होगी, ठीक है। आई थिंक तो आई होप ये रेस्टोरेंट अगर मेरे को समझ आई। अब रेस्ट्रेशन 11 पे जाते हैं हम लोग। सो देखो यार, एसर लिमिटेड प्रोवाइड्स लमसम रेम्यूनरेशन अपॉन रिटायरमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज। एसर जो लिमिटेड है ना, वो लमसम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है रिटायरमेंट पे उसके एम्प्लॉयज को। रेम्यूनरेशन क्या है, फंड से पे आउट होती है, टू विच एसर लिमिटेड कंट्रीब्यूट 12% ऑफ एनुअल ग्रॉस सैलरी, ठीक है। मैं 12% क्या है पे करता हूँ
एनुअल ग्रॉस सैलरी का किसको, फंड को। अब फंड मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं लमसम रेमुनरेशन क्या पे कर पाऊँ जिन जो एम्प्लॉयज के रिटायर होंगे। कंट्रीब्यूशन 2 बार होती है, एक नवंबर में और एक जून में। जो टोटल एनुअल ग्रॉस सैलरी है 20-21 की वो 50 करोड़ है। जो टोटल एनुअल ग्रॉस सैलरी है 20-21 की वो इतनी है, 50 करोड़ है। कंट्रीब्यूशन जो कि एसर ने करी है नवंबर में वो 2.8 करोड़ है। वो 50 करोड़ की मेरी एनुअल ग्रॉस सैलरी है, मतलब 12% के हिसाब से मेरे को कितना है, 6 करोड़ का क्या है कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक है, 2.8 करोड़ का मैं ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन क्या है कर चुका हूँ। रेम्यूनरेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय सर्विस एंड अमाउंट ऑफ कैश इन द रिटायरमेंट डेट। एसर की कोई अदर फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर कंट्रीब्यूशन। तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाऊंगा ये अमाउंट। देखो यार 2.8 करोड़ का तो मैंने क्या है ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन क्या है मेड कर ली है। तो बची हुई एक्रूड कितनी है, बची हुई कितनी है जो मैंने रिकग्नाइज किया वो 3.2 करोड़ की आती है। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्रूअल फॉर कंट्रीब्यूशन इन 2020-2021 एनुअल ग्रॉस सैलरी 20-21 में कितनी है 50 करोड़। टोटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कितनी है 6 करोड़। कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कितनी मैंने मेड कर दी है 2.8 करोड़। एक्रूड कितनी है 3.2 करोड़। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का खर्चा डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कंट्रीब्यूशन पेबल क्रेडिट। The contribution of 6 crore will be debited to the statement of profit and loss. The contribution payable for 3.2 crores will appear the liability at 31st March 2021. ठीक है, तो खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डेबिट करूंगा, बैंक अकाउंट क्या है क्रेडिट करूंगा, कंट्रीब्यूशन पेबल क्या है क्रेडिट करूंगा। जो कंट्रीब्यूशन है 6 करोड़ की वो डेबिट करी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L में। कंट्रीब्यूशन जो पेबल है 3.2 करोड़ का वो अपीयर होगा इधर क्या लायबिलिटी 31 मार्च 2021 को। लायबिलिटी क्या है अपीयर हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। आई थिंक दिस इज क्लियर। वो तो हमें दिख ही रहा है जो एंट्री पास कर रही है लायबिलिटी तो बनी ही रही है हमारी। खर्चा तो इतनी अच्छी खर्चा तो जाएगा बस, बट वो भी है ना लायबिलिटी भी ग्रेट हो गई। I hope this is clear. This is also easy question. Now, Dinkar Limited, a large IT company, accounts for gratuity on payment basis and supports such accounting policy by making the following disclosure in the financial statement. Dinkar Limited एक बहुत बड़ी IT कंपनी है, वो ग्रेचुइटी को काउंट करती है किसके बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे, एंड अकाउंटिंग पॉलिसी को भी सपोर्ट करती है बाय मेकिंग द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्यू टू हाई लेबर टर्नओवर a large degree of uncertainty is involved in estimating the liability of gratuity। क्योंकि भाई टर्नओवर बढ़ता जा रहा है तो एक अनसर्टेनिटी क्या है उनके यहाँ राइज हो रही है कि वो ग्रेचुइटी की लायबिलिटी रिकॉग्नाइज मेजर नहीं कर पा रहे। अकॉर्डिंगली द मैनेजमेंट का ओपिनियन है दैट एज द एस्टिमेट्स ऑफ द अनसर्टेनिटी वुड कंफ्यूज द रीडर्स बाय कॉम्प्लिकेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सच लायबिलिटी क्या है पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। The management opines it by making the above disclosure companies complying with the requirements of all NDS as a disclosure effect of above is given. The management authority is liable to officer or in the final statement। देखो यार साफ साफ उन्होंने पूछा है कि मैनेजमेंट कंडीशन करेक्ट है कि वो ग्रेचुइटी को पेमेंट बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रादर देन एक्रूअल बेसिस। सो क्या है देखते हैं। I think this is a non-compliance क्योंकि यार accrual basis पे ideally होना चाहिए। Gratuity represent a payment being made to an employee upon retirement as a resignation from the organization। ठीक है, the amount determined करी जाती है according to the provision of gratuity Act 1972 which is applied to regular। Since the amount is determined pursuant to the formula laid down under the statute, the gratuity payable represent करता है defined benefit plan। gratuity payable क्या है मेरा defined benefit plan है यार, ठीक है। It is also being paid to the employees with the actual risk and the investment risk both belonging to the employer। ठीक है, दोनों रिस्क मेरे ऊपर आ रहे हैं इसके क्योंकि मेरी ही लायबिलिटी बनती है अल्टीमेटली। सर दिनकर लिमिटेड मस्ट कंप्लाई विद इंड AS 19 एंड एनुअल बेसिस पे उनको क्या ग्रेचुइटी प्रोवाइड करनी चाहिए। यार मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं ग्रेचुइटी एस्टिमेट की, तो बहाना है यार कंपनी का, ये बहाना है। होता है ना कि भाई काम नहीं करना तो बहाना बना लो, तो वो वाली चीजें हैं। अब उनको सरदर्दी नहीं लेनी रेकग्निशन की, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जब पे करेंगे जब रिकग्नाइज करेंगे, हम नहीं कर रहे अभी रिकग्नाइज। जब पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास, तुम ये तो सोचो। 5 साल बाद 100 एम्प्लॉयज छोड़े जा रहे तुम्हारी कंपनी में से, कहाँ से लाओगे पैसा भाई?
20-20 लाख रुपए भी अगर दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को तो कैसे लाओगे पैसा, हवा में थोड़ी ना आ जाएगा। तो ये वही चीज़ है। तो एस्टिमेटिंग द लायबिलिटी फॉर ग्रेचुइटी देयर वुड बी सेवरल अजम्पशंस इन्वॉल्व सच एज मॉर्टेलिटी रेट। तो लायबिलिटी फॉर ग्रेचुइटी एस्टिमेट करने में बहुत सारी एजम्पशंस आती है, जैसे मॉर्टेलिटी रेट क्या है, एट्रिशन रेट क्या है, सैलरी कितनी थी, रिटायरमेंट रेजिग्नेशन के टाइम पे डिस्काउंट रेट कितना था, ऑल ऑफ विच हैव टू बी कंसिडर्ड, जो कि दिनकर को कंसिडर करनी पड़ेगी। जो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है इस एक्सरसाइज में वो दिनकर को एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए टू अवॉइड। ये एक्सक्यूज ही तो है ना, ये कॉम्प्लेक्स है बेसिकली एक्सरसाइज, तो मैं इसलिए उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, उसको मेजर नहीं कर पा रहा, तो ये तो एक्सक्यूज है। एक्रूअल अकाउंटिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी। दिनकर हैज स्टेटेड इट वुड बी विलिंग टू मेक अ डिस्क्लोजर टू द इफेक्ट ऑफ अ डिपार्चर फ्रॉम इंडियाज 8 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। In terms of पैरा 90 of India's one departure is permitted in extremely rare circumstances। अब उन्होंने देखो, अब ऐसे तो मैं हर चीज़ का ही नोट दे दूँ और क्या तो मैं इंडियस कंप्लाइंट हूँ ना भाई ना। इंडियस वन खुद कहता है कि भाई डिपार्चर परमिटेड है बट एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में, जहाँ पे मैनेजमेंट कंक्लूड करेगी कंप्लायंस इंडियस का मिसलीडिंग होगा अगर हमने वो कंप्लाई करा तो, ठीक है। In the given case, compliance with India's conflict में नहीं होगा, so compliance with India's 19 would ensure that accrual assumption laid down in framework is compliant with. Further disclosure cannot be a remedy for non-compliance। non-compliance मेरा इससे पूरा नहीं हो जाएगा कि मैं disclosure दे दूँ नोट्स को यूजर्स को ना। The company have to state that India's have not been complied with by the company in preparation and rendition of financial statements, and the company will have to suitably modify करना पड़ेगा financial statements को considering the materiality and pervasiveness ऑफ द नॉन कंप्लायंस, राइट, वो करना पड़ेगा आपको। जो भी है फाइनल आंसर ये है कि रूल बेस पे अकाउंटिंग होगी, ये नॉन कंप्लायंट है, नॉन कंप्लायंस है, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या है 13 करते हैं फटाफट। सो हाउ विल द इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड, हाउ विल द इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ उद्योग लिमिटेड। देखो यार इसकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमारा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन दे दिया इन्होंने एंड फेयर वैल्यू इसकी दे दी प्लान सेट्स की। तो डिफाइंड जो हमारी बेनिफिट की ऑब्लिगेशन है जो हमें डिफाइंड है, जो हमें पे करनी है एम्प्लॉयज़ को, वो 3500 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू दे दी। और जो उन्हीं की हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लान सेट्स में वो इतनी दे दी हमें 3,332 लाख, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं एसेट्स कम है और लायबिलिटी हमारी जो उसकी करंट वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब मेरा डेफिसिट है जो कि मैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर शो करूंगा द प्रोविजन इन बैलेंस शीट 168 का। सो आई थिंक इट इज क्लियर। इलस्ट्रेशन क्या है 14 देखते हैं चलो। हाउ विल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी जाएगी बैलेंस शीट ऑफ उद्योग लिमिटेड। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 2750, फेयर वैल्यू इतनी है और एसेट सीलिंग कितनी है 175 की, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पे देखो मेरे एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, तो मेरे 225 लाख रुपए का क्या है सरप्लस आ रहा है डिफाइंड बेनिफिट एसेट में, बट मैंने सीलिंग लगा रखी है, मैं 175 ज्यादा का क्या है शो नहीं करूंगा। तो लीस्ट ऑफ क्या है मेरी कैरी होगी नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट में, किसके अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर, वो भी बैलेंस शीट में 175 का कैरी कर लूंगा, राइट। तो दोनों का लोअर करते हैं। अब इलस्ट्रेशन क्या है 15 देखते हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन आई वुड से। एंड फिर हम क्या है आगे करेंगे, फिर क्या है हम आगे क्या है करेंगे। तो देखो एजे लिमिटेड एंगेज है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स हैविंग द नेट वर्थ ऑफ 150 करोड़। एजे लिमिटेड है कंपनी है, वो बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स में एंगेज है, जिसकी नेटवर्थ 150 करोड़ की नेटवर्थ है उस कंपनी की। द कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है एंड द कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस बेनिफिट्स फॉर इट्स एम्प्लॉय टू कीप देम मोटिवेटेड एंड टू इंश्योर दैट दे स्टे वो ऑर्गेनाइजेशन में रहे, एम्प्लॉयड एंड ओवर नाउ वगैरह वगैरह। कंपनी एसोसिएट है आरजे की, जो कि लिस्टेड है डीएसई में इंडिया में। The company initially did not have any HR function, but over the last 2 years,
मैनेजमेंट सेटअप, मैनेजमेंट ने फिर एचआर डिपार्टमेंट बनाया, बताओ लिस्ट पे कंपनी में, फिर वो एचआर नहीं था, सबसे बड़ी बात तो ये। चलो क्वेश्चन है, नाउ एचआर डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ ऑल द बेनिफिट्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज एंड हाउ दे कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर बेनिफिशियल टू बोथ द एम्प्लॉय एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। तो भाषणबाजी इन्होंने कर ली कंप्लीट कि भाई एचआर बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, बेनिफिशियल कैसे रहेगा एम्प्लॉयर के लिए वगैरह वगैरह। वन ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसमें एक एम्प्लॉय बेनिफिट जिसमें एक लमसम पेमेंट है जो एम्प्लॉयर करेंगे वो जब एम्प्लॉय की टर्मिनेशन ऑफ सर्विस क्या है हो जाएगी, और वो इक्वल है 1% ऑफ फाइनल सैलरी ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस। 1% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ क्या सर्विस। अब ये मानो ईयर 1 में जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है एंड वो 7% से क्या है बढ़ती रहेगी, 7% से मेरी क्या है बढ़ती रहेगी हर साल। टेकिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10% पर ईयर, हमें बेनिफिट्स निकालना है ईयर और ईयर कितना रिकग्नाइज करेंगे और ऑब्लिगेशन निकालनी है इस बेनिफिट के रिस्पेक्ट में उस एम्प्लॉय के लिए जो कि एट द एंड ऑफ ईयर 5 क्या है छोड़ के चला जाएगा। कोई एक्चुअल एजम्पशन में चेंज नहीं है, हमें एज्यूम करना है, कोई एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं है ताकि विच रिफ्लेक्टेड द प्रोबेबिलिटी द एम्प्लॉय में लीव द एंटिटी एट एन अर्लियर रिलेटेड डेट। मतलब हमें मानना है 5 साल के बाद ही छोड़ के जाएगा, ना पहले छोड़ के जाएगा ना उसके बाद छोड़ के जाएगा। 5 साल मतलब 5 साल। हमें उस हिसाब से क्या है लायबिलिटी निकालनी है, बेनिफिट्स निकालनी है जो हमें हर साल रिकग्नाइज करने हैं। ठीक है, अब देखो यार कंपनी की पॉलिसी है कि 1% ऑफ फाइनल सैलरी, 1% फाइनल सैलरी का हर एक ईयर ऑफ सर्विस के लिए, हर एक ईयर ऑफ सर्विस के लिए, मतलब जितनी साल मैंने काम करा, 5 साल मैंने काम करा और फाइनल सैलरी मेरे को निकालनी पड़ेगी। इसमें को 15,000 मेरे को ईयर, 10,000 मेरे को ईयर 1 में दे रखी है, बट 7% जब मैं ग्रोथ करूंगा उसकी 5 साल बाद में वो मेरी कितनी निकल के आएगी, मेरे को पहले वो निकालनी है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं 1% निकालूंगा और वही मेरा क्या है बेनिफिट होगा, वही मेरा क्या है बेनिफिट होगा। और वही मैं बेसिकली 5 साल में क्या डिवाइड कर दूंगा और उसको वही उसकी पीवी कर दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूंगा। देखो यार अब मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ, देखो इतना तो अगर हम फाइनेंस वाले स्टूडेंट हैं, अगर हम एक बेसिकली नॉन फाइनेंस वालों की तरह सोचेंगे फिर तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। तो मेन तो पीवी का ही काम है इसमें जो हमें करना है, डिस्काउंट रेट यूज़ करके इसको करते हैं। तो देखो यार 7% का इंटरेस्ट लूँगा डिवाइड बाई 100 + 1 तो 2 3 4 यहाँ तक करना है मेरे को। वो इसलिए कि मेरे को ईयर 1 की एंड में दे रखी है, मतलब 2 की 3 की 4 की और 5 की, 4 बार होगा, 4 बार कर दिया मैंने इंटू 10,000। ठीक है, 13,107 रुपये होगी मेरी ईयर 5 के एंड में, मल्टीप्लाई बाय कितना 1% था, आई थिंक 1% था और कितने साल काम करा उसने 5 साल, 655 रुपये मेरी निकल के आ जाएगी। मतलब 655 रुपये मेरी क्या है हर साल मेरे को लायबिलिटी रिकग्नाइज करनी पड़ेगी। 655 5 साल की है तो 5 साल 1 साल की नहीं हुई 131 रुपये। अब वो ये 131 रुपये तो मेरी ऑन एवरेज 1 साल की निकल गया कहीं, बट मैं 131 रुपये थोड़े डालूंगा, मैं तो अपना इसको डिस्काउंट करूँगा 655 को। बस ये क्वेश्चन में कुछ नहीं। देखो वर्किंग नोट्स पढ़ते हैं पहले। 1 a lump sum benefit is payable on termination of service and equals to 1% of final salary for each year of service। ठीक है, और हमें सैलरी ईयर 1 के एंड में दे रखे 10,000 रुपये। तो देखो ईयर 2 के एंड में 107%, ईयर 3 के, ईयर 4 के, ईयर 5 के, तो ऐसे हमारी 13,108 रुपये आ जाएगी। तो 131 रुपये हमारी क्या निकल के आ गई, मतलब 655 रुपये टोटल निकल के आई है। तो 655 रुपये मेरी क्या है टोटल निकल के आई है यहाँ पे, और 1 साल की 131 रुपये, उसको कैरी फॉरवर्ड करूँगा, फिर 131 और ऐड करूँगा करंट ईयर की, फिर 262, फिर 131 और 393, 131 और 524 हो गया, 131 और, तो ऐसे मेरी 5 साल की हो जाएगी, मतलब प्रायर ईयर और करंट ईयर की मिला के ऐसे। बट मेरे को इसमें क्या है अपना करंट ईयर का निकालना है ना। देखो अब जो हमें रेट दे रखा है 10% का दे रखा है, तो 10% का जो रेट है उसकी आज 5 साल पहले की वैल्यू क्या होगी, 0.683 होगी पीवी फैक्टर। ऐसे 2 का आप निकाल लोगे, 3 का निकाल लोगे, 4 का 5 का ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, 5 का 1 है, 1 से पहले आपको एक पहले जाना है, तो ये 0.909 होगा, उससे पहले जाना है 0.826 होगा, उससे पहले जाना है 0.751 होगा, उससे पहले जाना है 0.683 होगा। ठीक है,
और आप 131 को सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी करंट सर्विस क्या है, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, 89, 898, 108, 119, 131 ऐसे, राइट। ठीक है, तो ये करंट सर्विस कॉस्ट निकल गई। इंटरेस्ट कॉस्ट आप 10 का निकाल ही लोगे। ओपनिंग ऑब्लिगेशन आपको पता ही है। देखो फर्स्ट ईयर में मेरी 89 लगी, 89 फर्स्ट ईयर में लिख दी। 89 का फॉरवर्ड करके अगले साल में ओपनिंग ऑब्लिगेशन है, फिर उसमें 9% का 10% का इंटरेस्ट लगाया, 9 रुपये निकल के आया। फिर 98 हो गई मेरी मिला के, फिर 196 हो गई। ठीक है, फिर करंट सर्विस कॉस्ट मेरी कितनी हो गई, 98। तो तीनों को मिला के मेरी टोटल ऑब्लिगेशन कितनी हो गई, क्लोजिंग 196। ऐसी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में आप क्या रिकग्नाइज कर दोगे, जिसको ईयर 5 के जाए, ईयर 5 के एंड पे क्या जाना है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू, सो यू मस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो यार, इसमें बस आपको ऑब्लिगेशन निकालनी है। 5 साल की मेरी क्या ऑब्लिगेशन रहेगी, 655 रुपये मेरी 5 साल की ऑब्लिगेशन निकल के आ गई। अब ऑन एन एवरेज अगर मैं निकाल लूँ, 5 साल का डिवाइड कर दूंगा, 131 रुपये पर ईयर की ऑब्लिगेशन निकल जाएगी ऑन एन एवरेज। बट मेरे को उसको डिस्काउंट तो करना पड़ेगा ना, डिस्काउंट तो मैं करूंगा जब तो अपनी करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट मिला के मेरी टोटल 131 रुपये बैठेगा। ठीक है, तो वैसे मेरा ये चीज़ें क्या है चलेंगी, और आई होप दिस इज क्लियर। इससे बस पीवी का खेल है, पीवी आपको आना चाहिए, और ये हम लीज में भी पढ़ चुके हैं अच्छा खासा। तो मेरे को लगता है कि इसमें आपको और क्लियरली समझ आना चाहिए पीवी वाला चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 15, 16 पे जाते हैं। 16 है, a plan pays a benefit of 150 for each year of service. The benefit vests after 10 years of service. Compute the benefit to be attributed each year. भाई 150 रुपये का बेनिफिट अगर प्लान पे कर रहा है और 10 साल के बाद क्या है मेरा बेनिफिट क्या है, वेस्ट करेगा। ठीक है, तो हर साल का मेरे को बेनिफिट क्या है, एट्रीब्यूटेड निकालना है। तो बेनिफिट कितना एट्रीब्यूट होगा, 150 रुपये ही होगा। इन ईच ऑफ द फर्स्ट 10 years, the current service cost and apparent value of the obligation reflect the probability that employee may not reflect 10 years of service, may not complete. This is because the benefits vested at a future date. वही बेनिफिट क्या है, 10 साल के बाद वेस्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 17, छोटे मोटे क्वेश्चन है ये। A plan pays a benefit of 150 for each year of service, excluding the service before the age of 25. अब इसमें एक्सक्लूड कर रहे हो सर्विस जो कि 25 की एज से क्या है, पहले है। जो बेनिफिट है वो वेस्ट कर जाते हैं इमीडिएटली। ओके, सो हमें निकालना है कितना बेनिफिट एट्रीब्यूट होगा हर साल। तो देखो यार, अगर 25 साल से कम की एज है तो उसमें कोई बेनिफिट मेरा क्या है, एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, बिकॉज उस डेट पे क्या है, कोई बेनिफिट क्या है मेरे को नहीं मिलते, चाहे कंडीशनल चाहे अनकंडीशनल हो। बट 150 रुपये का जो बेनिफिट है हर सब्सिक्वेंट ईयर में क्या है, वो एट्रीब्यूट होगा, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिफ्लेक्ट एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन एज द बेनिफिट्स वेस्ट क्या होते हैं इमीडिएटली। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिफ्लेक्ट एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन एज द बेनिफिट्स वेस्ट इमीडिएटली। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्रोबेबिलिटी रिफ्लेक्ट करना कंप्लीशन की, क्योंकि बेनिफिट मेरे वेस्ट हो जाते हैं क्या, इमीडिएटली। ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो फाइन। नाउ इलस्ट्रेशन 18 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है, 18 पे आते हैं। Amra Private Limited has a plan for its employee where it has decided to pay a lump sum benefit to of rupees 2000 that will vest after 10 years of service. However, that plan will provide no further benefits for subsequent year. Compute the benefit attributed for 10 years of service and for the period of service after 10 years. तो देखो 2000 रुपये के हिसाब से तो यार
10 साल का 200 रुपये निकल के आप निकाल ही लोगे। तो देखो सब्सिक्वेंट 10 साल के बाद तो मेरे वही बेनिफिट पे करना नहीं है, उसके बाद तो वही मेरा एट्रीब्यूट बेनिफिट होगा ही नहीं। बट पहले 10 साल में 200 रुपये रिकगनाइज करने पड़ेंगे, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हो सकता है एम्प्लॉय 10 साल सर्विस क्या है कंप्लीट ना करे, क्योंकि बेनिफिट क्या है मेरी फ्यूचर डेट पे ही क्या है वेस्ट करेंगे, मतलब 10 साल के बाद ही करेंगे, 10 साल से पहले वेस्ट नहीं कर सकते। बट स्टिल आपको जब तक है तब तक रिकगनाइज करने पड़ेंगे, है ना। 19 में जाते हैं। सन्नत प्राइवेट लिमिटेड हैज अ प्लान फॉर द एम्प्लॉयज where employees are entitled to a benefit of 5% of final salary for each year of service before the age of 55. Compute the benefit attributed up to 55 years and after 55. तो देखो 55 साल के बाद तो कोई बेनिफिट एट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। 55 साल से पहले मेरे को 5% का क्या निकालना पड़ेगा फाइनल सैलरी का हर साल। ठीक है, तो 55 साल तक का मेरे को बेनिफिट तो रिकगनाइज करना ही पड़ेगा हर साल। ठीक है, तो इसमें यही है और कुछ नहीं क्वेश्चन में। आई थिंक मेरा पेन देखता हूँ 20 करते हैं। अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मेडिकल प्लान reimburses 40% of the employees post employment medical cost if the employee leaves after more than 10 and less than 20 years of service, and 50% of those costs if the employee leaves after 20 or more years of service। ठीक है, डिटरमाइन करो कैसे बेनिफिट एट्रीब्यूट करे जाएंगे ईयर्स ऑफ सर्विस को। डिटरमाइन करो कैसे बेनिफिट्स एट्रीब्यूट करे जाएंगे ईयर्स ऑफ सर्विस को। सो एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल प्लान रिम्बर्स करता है 40% एम्प्लॉय का पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल कॉस्ट की। अगर एम्प्लॉय जो है वो आफ्टर मोर देन 10 एंड लीव कर जाता है एंड लेस देन 20 ईयर क्या है ऑफ सर्विस लीव कर जाता है, एंड 50% उन कॉस्ट का इफ द एम्प्लॉय लीव कर जाता है आफ्टर 20 और मोर ईयर्स ऑफ क्या सर्विस। तो इसमें रिम्बर्स 40% मेरे रिम्बर्स हो जाते हैं अगर मैं 10 और 20 साल के बीच में क्या छोड़ के जाता हूँ, और 50% रिम्बर्स हो जाएंगे अगर मैं 20 साल या उसके बाद क्या छोड़ के जाऊँगा, तो उस हिसाब से मैं रिकगनाइज करूँगा। Another plan's benefit formula: the candidate should attribute 4% of present value of the expected medical cost to each of the first 10 years and 1% to each of the second 10 years। ठीक है, within 10 years no benefit is, जो एम्प्लॉय 10 साल के देखो जो एम्प्लॉय 10 साल के दिन छोड़ के जा रहे हैं उसमें तो कोई बेनिफिट क्या रिकगनाइज नहीं होगा। जो करंट सर्विस कॉस्ट है हर साल की वो रिफ्लेक्ट करेगी। प्रोबेबली जो एम्प्लॉय है मे नॉट कंप्लीट द नेसेसरी पीरियड ऑफ सर्विस टू अर्न पार्ट और ऑल ऑफ द बेनिफिट। करंट सर्विस कॉस्ट कहीं ना कहीं मेरी ये बताएगी कि भाई एम्प्लॉय हो सकता है नेसेसरी पीरियड कंप्लीट ना करे सारे बेनिफिट्स को अर्न करने के लिए। ठीक है, अब मेरे को पहले 10 साल में 4% रिकगनाइज करना, मतलब 40% में को मेरे को बेनिफिट मिलेगा 10 साल और 20 साल के बीच में। तो पहले 10 साल तो मैं क्या है 4% रिकगनाइज कर लूँगा और बाकी जो 10 साल है उसमें 1% रिकगनाइज करूँगा, तो मेरा 5% मतलब वही 50% निकल के आ जाएगा। ठीक है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लेसन 21। A post-employment medical plan reimburses 10% of an employee's post-employment medical costs if the employee leaves after more than 10 and less than 20 years of service, and 50% of those costs if the employee leaves after 20 or more years of service। तो देखो पहले तो 10% ही मेरा हो रहा है, पहले 10% ही मेरा रिकवरी हो रही है, तो मतलब मेरे हिसाब से इसके हिसाब से इसमें आना चाहिए 1%, और बाद में मेरी 5% हो रही है 50%, मतलब इसके बाद मैं 4% रिकगनाइज करूँगा। ठीक है, बाद में। बट ऐसा नहीं होगा। इंडिया से ये बोलते हैं भाई ये वाला इंडिया की हमें इक्वली कॉस्ट रिकगनाइज करनी पड़ेगी, मतलब यूँ नहीं पहले मैं खर्चा कम चार्ज कर रहा हूँ और बाद में मैं क्या है खर्चा ज़्यादा दिखा दूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैं ऐसे करूँगा कि जो 50% है उसको 20 साल में चार्ज कर दूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि पहले मैं खर्चा ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ बाद में खर्चा क्या है ज़्यादा कम चार्ज कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। सो सर्विस इन लेटर विल लीड टू एन मटेरियल हाई लेवल ऑफ बेनिफिट, मतलब
लेटर ईयर में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा देन अर्लियर ईयर. So for employees expected to leave after 1 year or more, excellent should attribute benefit on still and under para 71. Service beyond 20 years will lead to no material amount of further benefits. So the benefit attributed to each of the first 20 years will be 2.5% of the present value of the expected medical cost. तो 50% डिवाइड बाई 20 ईयर्स करके 2.5% का मैं हर साल क्या रिकग्नाइज करूँगा 20 साल तक. जो 10 और 20 के बीच में छोड़ के जाएंगे उनका मैं 1% ही क्या है करूँगा रिकग्नाइज of the present value of expected medical cost. For these employees, no benefit is attributed to service between the end of the 10th year and the estimated date of leaving. ठीक है. For employees जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लीव कर देंगे विदिन 10 years, कोई बेनिफिट क्या एट्रीब्यूट नहीं होगा. करंट सर्विस कॉस्ट हर ईयर में रिफ्लेक्ट करेगी. प्रोबेबिलिटी जो एम्प्लॉय है मे नॉट कंप्लीट द नेसेसरी पीरियड ऑफ सर्विस टू वन पार्ट और ऑल द बेनिफिट. तो लाइन हर क्वेश्चन में आपको लिख के आनी ही पड़ेगी. फोर्थ वाली थर्ड और फोर्थ वाले तो आप लिखाओगे. फर्स्ट सेकंड वाले इंपॉर्टेंट है. को फर्स्ट में ये बोला कि मेरे को बाद में क्या है अपना खर्चा ऐसा नहीं कि पहले मैंने ज़्यादा खर्चा चार्ज कर दिया बाद में कम चार्ज करूँगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं. तो मेरे को इक्वली ही प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको स्ट्रेट लाइन पे 2.5% के हिसाब से. और जो 10 और 20 साल के बीच में छोड़ के जा रहे हैं उनको मैं 1% के हिसाब से रिकग्नाइज कर दूंगा और उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के शो कर दूंगा पर ईयर. ठीक है. तो आई थिंक दिस क्लियर. नाउ 22 करते हैं. सो AKJ लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी. So AKJ Limited is a listed company engaged in the business of manufacturing of electronic component. AKJ Limited एक listed company है जो engaged है electronic component की क्या manufacturing के business में. The company has various branch offices spread out across India and has 1,000 employees. कंपनी के बहुत सारे ब्रांच ऑफिस हैं जो कि इंडिया में बेसिकली अक्रॉस स्प्रेड आउट हैं और उसके कहीं ना कहीं 1000 क्या हैं एम्प्लॉयज़ भी हैं. As per the statutory requirements, the gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered subordinate service for not less than 5 years. ठीक है. On a superannuation, retirement, resignation, death, disablement due to accident, disease, the completion of continuous service of 5 years shall not be necessary. Where termination of the employment of an employee is due to death or disablement. The amount payable is determined by a formula linked to a number of years of service and last from salary. The amount payable to an employee shall not exceed 10 lakh rupees. Compute the amount of employee benefit any attributed to each year of service. ठीक है. तो ये थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है हमारा. तो इसमें वही रहेगा इसमें कि खाली उन्होंने वो ले रखा है हमारे प्रोविज़न की ग्रेचुइटी जो आपने एक पढ़ा होगा सी इंटरप्रेटेड के टैक्सेशन में, याद रखना सैलरी वाले चैप्टर में. तो वही इसमें वही यहाँ दे रखा है. बाकी सॉल्यूशन देखते हैं. द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी वुड बी एट्रीब्यूट होगी हर एक ईयर ऑफ सर्विस को एंड कैलकुलेट होगी ऐसे. नंबर ऑफ ईयर्स नॉट लाइक टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इग्नोर्ड. क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इग्नोर मतलब फुलफिल नहीं करेंगे तो इग्नोर करेंगे. बाकी जो एम्प्लॉयज रेस्ट बचे वो उनके पीरियड ऑफ सर्विस के बेसिकली के बेसिस पे ग्रुप कर दिए जाएंगे. टेकिंग इनटू अकाउंट उनका मॉर्टलिटी रेट क्या है, डिसेबलमेंट क्या है, रेजिग्नेशन क्या है 5 साल के बाद. ग्रेचुइटी जो पेबल है वो कैलकुलेट करी जाएगी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो प्रिस्क्राइब है गवर्निंग स्टैट्यूट में जो बेस्ड होगी ऑन द पीरियड ऑफ सर्विस एंड द सैलरी एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अज्यूम करते हुए प्रमोशन सैलरी इंक्रीज होगी एक्सेट्रा. उन एम्प्लॉयज़ के लिए फॉर whom the amount payable as per the formula does not exceed 10 lakh rupees over the expected period of service, the amount payable will be divided by the expected period of service and the resulting amount will be attributed to each year of the expected period of service including the period before the stipulated period of 5 years. अब उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनके लिए जो अमाउंट पेबल है एज पर द फार्मूला जो एक्सीड नहीं कर रहा 10 लाख से ज़्यादा ओवर द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस जो अमाउंट है वो पेबल जो अमाउंट पेबल निकल के आएगी वो डिवाइड कर दी जाएगी एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस से और जो रिजल्टिंग अमाउंट है वो एट्रीब्यूट करी जाएगी टू ईच ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग द पीरियड बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है. एंड रिमेनिंग केस में जो एम्प्लॉय है जिनकी 10 लाख से ज़्यादा आ रही है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस से एंड अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपये दे रखा है 8 years के एंड में. सो 8 साल तक तो वैसे करते हो बाकी इसके
आगे कुछ बेनिफिट रिकगनाइज मत करो, बिकॉज सर्विस बियॉन्ड उसमें कोई मटेरियल अमाउंट नहीं आएगी निकल के फॉर द बेनिफिट्स की। तो हम इस केस में भी क्या है ऐसे करेंगे रिकगनाइज, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो देखो यार इसमें ना ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, बेसिकली ध्यान रखने वाली क्या है, क्या चीज़ है, वो क्वेश्चन में बस ये बोल रहा है कि भाई एक्चुअल असम्पशन मेड होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स लिए जाएंगे, मॉर्टेलिटी रेट देखा जाएगा, डिसेबलमेंट देखी जाएगी, रेजिग्नेशन देखी जाएगी 5 साल के बाद, उसके बेस पे आपकी क्या अमाउंट निकल के आ जाएगी। अब चीज़ें सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, चीज़ें अब आगे भी होंगी। आगे कैसे, इन सेंस कि जो एम्प्लॉयज़ इनके लिए अमाउंट पेबल है फॉर्मूला के एज पर, जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं आ रही एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस से, वो अमाउंट जो मेरी निकल के आएगी वो डिवाइड कर दी जाएगी एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस से, और रिजल्टिंग अमाउंट वो हर एक साल के अकॉर्डिंगली क्या एट्रीब्यूट होगी, जिसमें इंक्लूडिंग द पीरियड बिफोर द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स भी क्या है होगा। बाकी रिमेनिंग इसमें अगर 10 लाख से ज़्यादा है और अमाउंट थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपए है तो उसके हिसाब से आप क्या है चीज़ें निकाल लोगे, उस हिसाब से क्या है रिकग्नाइज चीज़ें कर लोगे, राइट। तो आई थिंक चीज़ें ऐसे ही चलेंगी इसमें। एंड दिस इज सिंपल क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ के भी समझ आ जाएगा। मतलब बस मेरे को बस इसमें ना कंफ्यूजन नहीं है, 10 लाख से ज़्यादा का आपको बेनिफिट रिकग्नाइज होना चाहिए, आप चाहे वो कैसे भी करो, और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो, अप्रूवल भी हो, सब अप्लाई हो, ठीक है। 23 करते हैं। प्रताप लिमिटेड बिलोंग्स टू द शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री। The company reviewed an actuarial valuation for the first time for its pension scheme, which revealed a surplus of 60 lakh. It wants to spread the same over the next 2 years by reducing the annual contribution to 20 lakhs instead of 50 lakhs. The average remaining life of the employee is estimated to be 6 years. Advise the company line with the Ind AS 90. तो प्रताप शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को क्या बिलोंग करता है। कंपनी ने एक एक्चुरियल वैल्यूएशन रिव्यू करी फर्स्ट टाइम उसकी पेंशन स्कीम के लिए, क्योंकि इसने रिवील करा है सरप्लस कितने का, 60 लाख रुपए का। अब ये जो है वो स्प्रेड करना चाहता है ओवर द सेम नेक्स्ट 2 इयर्स, जिससे मेरी एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 20 लाख तक हो जाए इंस्टेड ऑफ क्या 50 लाख। जो एवरेज रिमेनिंग लाइफ एम्प्लॉय की वो एस्टिमेट करी गई है कितनी, 6 साल। कंपनी को एडवाइस करो इन लाइन विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के हिसाब से क्या है एडवाइस चीज़ें करो आप। तो इंडिया 19 के हिसाब से जो भी एक्चुअल गेन और लॉस है वो रिकॉग्नाइज होगा द रीमेजरमेंट ऑफ द नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी एंड नेट डिफाइंड बेनिफिट क्या एसेट इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। तो इंडिया 19 के हिसाब से या कोई भी एक्चुअल गेन हुआ है लॉस हुआ है वो मेरा रीमेजरमेंट क्या है रिकॉग्नाइज करा जाएगा, इसका नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी का नेट डिफाइंड बेनिफिट क्या एसेट का, वो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है। A measurement presentation कैसे होगी ना, जीवन से इट्स अमाउंट ऑफ surplus for pension scheme constituted is an actual gain and should be recognized as a remeasurement in other comprehensive and should not be the amount of contribution in future years. The change relating to actual valuation for the pension scheme requires student under Ind AS 8. इस वर्ड Ind AS 19 है वो भी क्या है इसमें मेट होंगे। सो देखो यार इसमें ना क्वेश्चन में बस यही है कि कंपनी है ना एक्चुअल वैल्यूएशन निकल के आया है, उससे उन कंपनी का सरप्लस निकल के आया है 60 लाख रुपए का। अब कंपनी चाहती है कि अब कंपनी ना एनुअली कंट्रीब्यूट भी कर रही है फंड में 50 लाख रुपए हर साल। अब कंपनी कह रही है भाई एक्चुअल गेन जो है ना एक्चुअल गेन है इसको मैं 2 साल 33 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करके अपना जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम कर लूँ। अब 33 लाख रुपए जब मैं कम करूंगी तो मेरा 20 लाख रुपए क्या है निकल के हर साल आ जाएगा। तो क्या ये अलाउड है? तो क्या ये अलाउड है? बिल्कुल भी नहीं अलाउड है ये चीज़। कंपनी यार ऐसे तो कोई भी मैं एडजस्टमेंट करके अपना कुछ भी शो कर दूँ तो ये तो इंडिया क्यों ही बने होते अगर हर चीज़ अलाउड होती तो, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि इंडिया 19 कहता है कोई भी एक्चुअल गेन या लॉस हुआ है मेरे को वो रीमेजरमेंट गेन ही रिकग्नाइज होगा
क्या लॉस रिकग्नाइज होगा, वो भी OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और उसको मैं एडजस्ट भी नहीं कर सकता, राइट, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से साफ साफ बोला है। डिस्क्लोजर तो आपको पता ही है, इंडिया 8 में मेरे को देना पड़ेगा और 19 में जो कह रहा है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो दोनों चीज़ें मेरे को करनी पड़ेगी, ठीक है, राइट। अब 24 पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर मॉड्यूल। तो ये करते हैं, अब RK प्राइवेट लिमिटेड ओल्ड कंपनी है जो कि 1996 में जो है एस्टेब्लिश हुई थी। द कंपनी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल बेस एंड टुडे आज ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इंडस्ट्री की। द कंपनी इज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 11,000 करोड़ एंड प्लान कर रही है वो लिस्ट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में। द कंपनी हैज अ लार्ज एम्प्लॉय बेस, द कंपनी प्रोवाइडेड अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान टू इट्स एम्प्लॉयज। Following is the information relating to the balances of the fund's assets and liabilities as at 31st of February 2021 and 31st March 2022. So present value इसकी benefit obligation कितनी है, 1400 लाख 1st of February 2021 में, एंड 31st March 2022 में कितनी है, 1580 या लाख रुपीस। फेयर वैल्यू कितनी है प्लान एसेट्स की, 1140 लाख, एंड 31st March 2022 कितनी है, 1275 या लाख। For the financial year ended 31st March 2022, सर्विस कॉस्ट कितनी थी, 55 लाख रुपए। The company made a contribution of an amount of 111 लाख रुपीस to the plan. No, कोई बेनिफिट्स नहीं पे करे ड्यूरिंग द ईयर। कंसिडर करो एक डिस्काउंट रेट कितने का, 8% का। तो आपको कंप्यूट करना है बैलेंसेस ऑफ द कंपनी टू बी इंक्लूडेड इन इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022 and amount to be recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended 31st March 2022. प्रोवाइड करो जनरल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट्स टू बी रिकग्नाइज, तो आपने क्या रिकग्नाइज करी है उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या जनरल एंट्रीज प्रोवाइड करनी है। सो एक्सट्रैक्ट पता है आपको बैलेंस शीट ऑफ RK प्राइवेट लिमिटेड का एज ऑन 31st March 2022। क्लोजिंग नेट डिफाइंड लायबिलिटी कितनी है, 305 लाख हमें दे रखी है। सो देखो यार, यहाँ पे मेरे को कितनी थी, यहाँ पे नेट कितनी थी, हर जगह मेरा पकड़ा भारी किसका है, पकड़ा भारी है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का। तो 1580 तो मेरे पास क्या है, लायबिलिटी है, 1275 के एसेट्स हैं, मतलब 305 की मेरी क्या है, क्लोजिंग नेट लायबिलिटी निकल के आ रही है। तो ये तो सिंपल है, तो मैं निकाल ही लूँगा। अब मुझे ना इसमें निकालने हैं कंप्यूट द बैलेंस कंपनी के, ये बैलेंस शीट में इंक्लूड करूँगा 31st March 2022 को, और अमाउंट जो मैं रिकग्नाइज करूँगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और ईयर एंडेड 31st March 2022 को। और मैं जनरल एंट्री प्रोवाइड करनी है रिस्पेक्टिव अमाउंट जो कि मैं क्या है रिकग्नाइज करूँगा, राइट। तो दोनों चीज़ें मेरे को क्या इसमें बतानी है, ठीक है। तो देखो यार, इसमें ना आपको बस यही करना है, कुछ नहीं करना। पहले एक प्लान एसेट्स का लेजर बना लो और एक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का लेजर बना लो। ओपनिंग क्लोजिंग तो आपको लिखना आता ही है यार। ओपनिंग 1140 है, बैलेंस BD, वही डेटर क्रेडिटर वाला काम करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, जो आपने 12th में करा है। बैलेंस BD और CD, ठीक है। BD है 1140 और CD कितना है, 1275। ये तो आप लिख दोगे, आई थिंक दिस इज क्लियर, इतना तो आप लिख सकते हो। सिमिलरली आप इसमें लिख दो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में 1400 CD, BD 1580 क्या CD, इतना तो हो जाएगा, देखो इतना तो हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्वेश्चन स्टेप वाइज चलते हैं। सर्विस कॉस्ट कितनी थी, 55 लाख रुपए। 55 सर्विस कॉस्ट किसमें ऐड होती है, मेरी सर्विस कॉस्ट की जो एंट्री होती है वो किसमें ऐड होती है मेरी, एक तो होती है ऑब्लिगेशन में, मतलब करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, और सर्विस कॉस्ट में कहाँ जाएगी, P&L में जाती है फिर बाद में, मतलब P&L अकाउंट डेबिट टू सर्विस कॉस्ट। तो सर्विस कॉस्ट कहाँ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी 55 लाख रुपए की, प्लस मेरा P&L में भी जाएगा, P&L में यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है, इतना समझ आया। द कंपनी वांट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ 111 लाख टू द प्लान। कंपनी ने 111 लाख का कंट्रीब्यूशन करा है प्लान को। 111 लाख का मतलब मैंने मेरा एसेट्स क्या है, बढ़े हैं, तो बैंक पैसा जाएगा और 111 के एसेट्स ही बढ़ जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा, दिस सिंपल। कोई बेनिफिट पे कर रेट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, काम का हुआ है हमारा। डिस्काउंट रेट 8% का दे दिया उन्होंने हमें, डिस्काउंट रेट क्या है 8% का हमें क्या है दे दिया, ठीक है। सो इसमें अब इसको इंटरेस्ट कॉस्ट
जो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 8% मतलब डिस्काउंटेड 8% का है, मतलब मेरे को जो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट निकल के आएगी 1400 में निकलेगी, ओपनिंग में निकलेगी 8% कितनी 112। अब बैलेंसिंग फिगर जो आई वो मेरा एक्चुअल ये तो गेन हो गया, लॉस हो गया, यहाँ पे लॉस आ रहा है 13 लाख रुपए का। आई थिंक इज क्लियर, ये तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका क्या है 24, जो भी आप बैलेंस फिगर निकाल रहे हो वो गेन या लॉस आएगा, 24 लाख रुपए आपका यहाँ पे क्या है गेन आ रहा है, 24 लाख रुपए का आपका गेन आ रहा है एसेट्स में, 13 लाख रुपए का आपका क्या है लॉस आ रहा है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में। तो नेट लॉस, नेट गेन कितना आया 11 लाख रुपए का, नेट गेन कितना आया 11 लाख रुपए का। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट प्लान एसेट्स, ठीक है। बट आप ये भी देखो यार 1140 का आपको आपके नहीं एसेट्स पे इनकम भी तो मिलेगी ना 1140 पे, 1140 पे आपको कितनी इनकम मिलेगी 1.2 लैक्स की, ठीक है। तो उन्होंने 91 लैक्स ले लिया, मैं 91 ही ले रहा हूँ। 91 में से अगर मैं 24 माइनस करूँ, ठीक है, तो मेरा कितना निकल के आया, ठीक है, मेरे 67 लाख रुपीज का क्या है लॉस निकल के आया, 67 लाख रुपीज का क्या है मेरा लॉस निकल के आया, करेक्ट। सो जो नेट इंटरेस्ट मेरे को देखो मेरे हिसाब से मेरे को 91 लाख का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बट जो मेरे को एक्चुअल रिटर्न मिली वो 24 लाख की ही मिली। मेरे हिसाब से मेरे को 1140 पे कितनी रिटर्न मिलनी चाहिए थी एसेट्स में 8% की, विच कम्स आउट टू 91.2 लाख, बट मेरे को एक्चुअली कितनी मिली जो मैंने बैलेंस फिगर आई वो आई 24 लाख की, मतलब 67.2 लाख का मेरे को क्या है लॉस हो गया। और मेरे को लॉस इसमें भी इतना हुआ है 13 लाख रुपए का इसमें हुआ है, मतलब 80.2 लाख रुपए का मेरे को क्या है लॉस हो गया, जो कि मेरा OCI में जाएगा, क्योंकि मेरा क्या है OCI में जाएगा, क्योंकि मेरा क्या है OCI में जाएगा, करेक्ट, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब यार मैं नेट इंटरेस्ट इनकम उसमें तो लेके जाऊंगा ना अपनी, नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें तो लेके जाऊंगा ना अपनी, देखो 1400 माइनस 1140 ये ओपनिंग पे निकलता है मेरा, ठीक है, उस पर 8% कर दूंगा मैं, कितना निकल के आया 20.8 लाख, मतलब 21 लाख रुपये मान रहा हूँ, 21 लाख रुपये में मेरी नेट इंटरेस्ट क्या है इनकम आ जाएगी, 21 लाख रुपये क्या है मेरी जैसे आ जाएगी, ठीक है। सो देखो मेरा देखो एंट्री कैश गया 80 लाख रुपए इसमें गए, 76 लाख रुपए हमने यहाँ पे निकाले प्रॉफिट एंड लॉस के, और डेबिट हुआ, मतलब ये खर्चा है इंटरेस्ट, खर्चा है इंटरेस्ट का, ठीक है। और नेट डिफाइंड लायबिलिटी मेरी क्या है बैलेंस की फिगर आ जाएगी 45 लाख रुपीज़ की, 45 क्या लाख रुपीज़ की, ठीक है। अगर मैं वही कह रहा कि मेरी इंक्रीजिंग लायबिलिटी कितनी हुई, इंक्रीजिंग क्या है लायबिलिटी मेरी कितनी हुई, 260 की मेरी ओपनिंग नेट लायबिलिटी थी, क्लोजिंग नेट लायबिलिटी मेरी 305 की थी, तो कितनी लायबिलिटी मेरी बढ़ी 45 लाख लायबिलिटी बढ़ गई, 45 लाख का आपको क्या है रेडी भी कर दूँ वापस में, तो मेरा ये क्वेश्चन ऐसे क्या है सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। सो नेट इंटरेस्ट देखो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो 305 लाख की मेरी क्या है नेट लायबिलिटी, देखो 305 लाख की 31/5/2022 को देखो, बेनिफिट ऑब्लिगेशन की रिटर्न वैल्यू कितनी है 1580 मेरी लायबिलिटी है, एसेट्स मेरी कॉरस्पॉन्डिंग कितने हैं 1275 ही है मेरे पास, तो 305 की मेरी डिफाइंड लायबिलिटी कितनी आ गई नेट आ गई, मतलब एसेट्स मेरे पास कम है लायबिलिटी मेरी ज़्यादा है। अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग पिछले साल ही देख रहा हूँ, पिछले साल भी पकड़ा पा रही है किसका लायबिलिटी का, 1400 मेरी लायबिलिटी है और 1140 मेरा कितना है एसेट्स है, 260 का मेरा पिछले साल था नेट डिफाइंड ऑब्लिगेशन, बट इस साल मेरी 305 हो गई, कितनी बढ़ी 45 लाख रुपए बढ़ गई, तो 45 लाख रुपए में क्या करूँगा रेड कर दूंगा टू नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। ऊपर से मेरा क्या है कैश भी क्या है मेरा 111 लाख रुपए का बैंक अकाउंट टू। अब P&L में कितना चार्ज होगा, सर्विस कॉस्ट मेरी 55 लाख रुपए की दी रखी है, डायरेक्टली चार्ज हो जाएगी। नेट इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला, नेट इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला, हमने ऐसे निकाला ओपनिंग नेट डिफाइंड, देखो इंटरेस्ट मेरा अपना ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, क्लोजिंग में कभी नहीं निकलता, तो ओपनिंग मेरी कितनी थी नेट ओपनिंग मेरी कितनी थी 260 लाख, किसका ऑप्शन कितना है 20.8 लाख, मतलब 21 लाख रुपये राउंड ऑफ कर लिया, 76 लाख रुपये का मेरा क्या डेबिट हो जाएगा P&L। और अदर क्या OCI तो हमने कैसे निकाली, OCI कैसे निकाली हमने ये समझो आप,
OCI हमने कैसे निकाली? OCI हमने ऐसे निकाली, हमारी जो एक्चुअल रिटर्न थी 24 लाख की थी, बट हमारा जो हमने जो एस्टिमेट करी थी वो 91 लाख की करी थी, मतलब मेरे को लॉस हो गया कितने का? 67 लाख का, और प्लस मेरी यहाँ पे भी एक्चुअली लॉस आया था 13 लाख रुपए का, ठीक है। तो 80 लाख रुपए का मेरा क्या है, साफ साफ निकल के आ गया। अब आप उसमें थोड़ा तेज़ी से बताना, 91 आपका ये है, 24 आपकी वैसे आई, तो लॉस कितने का आ गया आपका? 67 लाख रुपये का। आप वैसे भी निकाल के इसको कर सकते हो। 67 प्लस 13 आपका वही 18 लाख, 18 वही होगा, ठीक है, राइट। अब नेट इंटरेस्ट इनकम आप ये देख लेना, नेट इंटरेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी कितनी नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ है, नेट इंटरेस्ट में 4 दूँगा, ठीक है, ये देख लेना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 112 तो मेरा ये है ही इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग लाइब्रेरी, ठीक है, 112 तो मेरा है ही, बट मेरा 1140 रुपये तो मैंने इनकम कमाई है ना, 1140 रुपये तो इनकम कमाई है ना, तो इसको आप माइनस करोगे तो आपकी 20.8 ही आएगी निकल के, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपने इनकम कमाई, देखो यहाँ पे तो आपका कॉस्ट खर्चा हुआ इंटरेस्ट का, यहाँ पे आपने इनकम कमाई, ठीक है, तो नेट कितनी कमाई वो आप यहाँ पे क्या है चार्ज कर दो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, पढ़ लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमारी सारी इलस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, सब कुछ हमने एंड कर दिया इंडिया साइनिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स का। बैक के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करते हैं फिर अगली वीडियो में।